to listen you. So please, whatever you prepared, and please carry on. Huh? ओके सर, सिलेबस ओके, ये फर्स्ट स्क्रीन पे तो सिलेबस ही है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। तो फर्स्ट मार्केटिंग क्या है, तो मैंने मार्केटिंग इज एवरीवेयर एंड इट अफेक्ट आवर डे टू डे लाइफ इन एवरी पॉसिबल मैनर। मार्केटिंग मतलब क्या कि जो हर जगह देखने को मिल रहा है हमको, और हमारे डे टू डे लाइफ में वो हमें इफेक्ट भी करता है। ठीक है, नॉर्मल मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट है या इसके डेफिनेशंस है, तो हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये पीपीटी बाद में आपको शेयर कर दूंगी। तो जो समझाने वाला पॉइंट्स है ना, हम वहीं पे डायरेक्ट जाएंगे, ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। ठीक है, डेफिनेशन भी है। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केटिंग, गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, पहले तो हमें ये डेफिनेशन से ही हमको क्लियर करना है कि हम ये मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट कितना वाइड है, कि उसमें क्या है, हम चूज कर रहे हैं, क्यों किसको चूज कर रहे हैं, टारगेट मार्केट को। ठीक है, और उसको कीप करेंगे, उसको जो हमारे कस्टमर है उनको ग्रो करने की कोशिश करेंगे, उनको अलग अलग अगर हमारे वो पोटेंशियल कस्टमर है, कस्टमर बन सकते हैं, तो उनको हम क्रिएट करेंगे, उनको वैल्यू डिलीवर करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेट किस तरह से करेंगे कि उनको हम बार बार, अगर उन्होंने हमारा प्रोडक्ट परचेस किया है तो उसके बाद हम उनका फीडबैक लेंगे, या अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आई है तो उनके साथ हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट ये एक डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन है, उसमें उसका जो एरिया है वो सब कवर हो जाता है कि क्या कि मार्केट को टारगेट करना है। ठीक है, कस्टमर को ग्रो करना है, उसको कीप करके रखना है, उनको अलग अलग, और जो कस्टमर है वो तो रहे, और जो नहीं है कस्टमर, उनको भी हम क्रिएट करेंगे, उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड डिलीवर करेंगे, और उनको हमेशा उनके साथ कम्युनिकेशन, उनके साथ रिलेशन मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल डेफिनेशन है। ठीक है, और ये जो 3 डेफिनेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये इनके बेस पर पीवाईक्यू बहुत पूछे गए हैं, तो मैंने ये 3 डेफिनेशन ऐड की है। तो उनको हम पहले उसका ओवरव्यू लेते हैं, समझते हैं, फिर हम उनको रीड करेंगे। प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या बोलती है कि ये कि कब किस एरा में आई थी, तो ये 1985 के टाइम में, मतलब कि सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन आई, प्रोडक्ट। ये एक सीक्वेंस में है, तो हमें इस तरह से ही उसको याद रखना है। अगर मेरी थोड़ी एक्चुअली सर क्या है कि मेरी थोड़ी बोलने में स्पीड है, अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम, मतलब लर्नर को कुछ हो, तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि मैं स्पीड में बोलूंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि उन लोगों को समझ आ रहा है या नहीं। तो सर प्लीज अगर कुछ हो तो बीच में ही मुझे बोल दीजिएगा। ठीक है, टाइम मैडम आपके पास टाइम है आपके पास? सो हाँ, एक्चुअली क्या है कि सर मेरी थोड़ी स्पीड है बोलने में, ओके ओके इसलिए ओके मैं डन वो एज लाइक मी राइट। हाँ सर, तो थोड़ा रहता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ डोंट कि वरी कुछ डोंट हो वरी तो मुझे बता दीजिएगा इस तरह। ठीक है, तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन फर्स्ट डेफिनेशन है। एक्चुअली फिर क्या होगा कि हम स्टार्टिंग में थोड़ी रहेगी, फिर नॉर्मल हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन जो फर्स्ट डेफिनेशन है, उसमें क्या है, ये कब आई थी, 1985 में आई थी। ये किसने दी है, AMA, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ये डेफिनेशन दिया है कि क्या बोला है कि मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द conception, pricing, promotion and distribution of idea, good and service to create exchange that satisfy individual and organizational goal। मार्केटिंग क्या है, ये AMA ने प्रोडक्ट रिलेटेड जो डेफिनेशन है ना, ये बोली है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन का अगर मैं सिंपली बताऊं कि ये डेफिनेशन में क्या है, तो हमें पता हो कि हम जब आज से 10-20 साल पहले जब वो कैंडी आती थी, जो खुले में आती थी, 1 रुपए के 4-5 मिलती थी, ऑरेंज कलर टाइप, मतलब क्या था कि पहले जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी, तो वो सब ऐसे ही वो समझती थी कि हमें दबादब प्रोडक्शन ही करना है, कस्टमर तो क्या है, कुछ भी चीज हम बेचेंगे वो ले लेंगे। ठीक है, तो वो ऐसा समझते थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे ही ध्यान देना है, कस्टमर क्या चाहता है, उनके हाइजीन, वो सब उनको माइंड में ही नहीं था। ठीक है, तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन यही बोलती है।
और ये आजकल नहीं चलती, क्योंकि आजकल हम भी देखते हैं इवन छोटी सी जो छोटी चीज भी होती है ना, तो वो इवन पैकिंग में आती है, ठीक है। तो अभी ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन नहीं चलती, क्योंकि अब हमको क्या बोलते हैं कि कस्टमर इज अ किंग, तो कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन आगे आएगी। देखिए ये सेकंड ही है, कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या बोलती है, हियर द एम्फेसाइज इज ऑन कस्टमर एंड देयर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे हम कस्टमर को सेंटर में रखकर हम क्या चाहिए हम वो प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये किसके वर्ड्स है, ये फिलिप कॉटलर के वर्ड्स है। मार्केटिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट अ सेटिस्फाइंग नीड एंड वांट्स थ्रू एन एक्सचेंज प्रोसेस। फिलिप कॉटलर ने क्या ये एग्जाम में इवन रिपीटेड भी हुई है, तो हम ये डेफिनेशन एज इट इज ही याद रखेंगे कि फिलिप कॉटलर ने क्या बोला है कि मार्केटिंग इज द ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट अ सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एन एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन में क्या बोलता है कि मार्केटिंग स्टार्ट भी कस्टमर से होती है और एंड भी कस्टमर से ही होती है। अगर आप नोटबुक लेख के साथ में बैठे हैं तो प्लीज कि जो ये बोल्ड अक्षर में जो लिखा है जो डेफिनेशंस, उसके साथ में अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बोल रही हूँ ना, तो वो भी प्लीज आप नोट डाउन करिएगा। तो क्या होगा कि कुछ कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा, इवन मार्केटिंग में तो ये बहुत ही होगा कि मैं भी जब पढ़ती थी ना मार्केटिंग में, ये जो डेफिनेशंस और ये सब हमें इतना याद नहीं रहता, तो एग्जाम्पल के थ्रू हमें ज्यादा लंबे समय तक हमें याद रहेगा, ठीक है। तो ये याद हुआ कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन में फिलिप कॉटलर ने ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट कौन सी है, वो वैल्यू ओरिएंटेड डेफिनेशन, ये मॉडर्न डेफिनेशन है, ठीक है। हम कहाँ से कहाँ तक आ गए, 1985 से हम 2004 तक आ गए, ठीक है। तो कुछ तो मॉडिफिकेशन हुआ होगा, ठीक है। वहां पे तो सिर्फ प्रोडक्शन पर ही बात होती थी, लेकिन वैल्यू ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या बोलती है कि मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन and set of process for creating, communicating and delivering value to customer and for managing customer relationship। यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, मेन बात यहाँ आ जाती है। ऊपर तो कुछ वो प्रोडक्ट डेफिनेशन थी, वहां पे तो कुछ भी नहीं बोला था, हमें सिर्फ प्रोडक्शन पे ही ध्यान रखना था कि सिर्फ हमें प्रोडक्ट को ही बनाना है, ठीक है। और हम जब अब 2004 में आ गए, मतलब कि मॉडल जब डेफिनेशन दी गई, तो वहां पे हमने कस्टमर को एज ए सेंटर पॉइंट में रखा है, ठीक है। ये 3 डेफिनेशन रिपीटेड पूछी जाती है, और मतलब एज ए डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, तो उसके जो की पॉइंट्स होते हैं हमें वो माइंड में रखने हैं कि प्रोडक्ट क्या था, कस्टमर क्या था और वैल्यू ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या थी, ठीक है। अभी में हमने जो पढ़ा उसका जो एमसीक्यू पूछा गया है एग्जाम में, कब पूछा गया था, 2011 में, तो मैंने उसको ऐड किया है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा फिलिप कॉटलर की जो हमने पढ़ी अभी, ठीक है। फिलिप कॉटलर की जो थी, मार्केटिंग इज ए ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स टू एक्सचेंज प्रोसेस, मैंने ऊपर ऐड की, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह से ही पूछे जाते हैं कि कुछ कुछ लोग होते हैं, ये पीटर ड्रकर, फिलिप कॉटलर, पॉल मजर, पायले, इन सब के जो डेफिनेशंस है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशंस होती है, तो वो एग्जाम में रिपीट होने के चांस 99% होते हैं। तो अगर आप याद रखेंगे तो बेटर रहेगा कि अगर मैचिंग में पूछे या इवन सिर्फ डेफिनेशन पूछे और हमें ऑथर फाइंड आउट करना हो, तो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी है, मार्केटिंग द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये किसने बोला, पॉल मजूर ने। मार्केटिंग कंप्राइज बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। अगर मुझे ये ठीक है, अगर मुझे ये सेकंड वाली डेफिनेशन अगर याद करनी हो, अगर मुझे ये सेकंड वाली डेफिनेशन याद करनी हो ना, तो ये सिंपल है, क्यों कि ये किसने दिए, एक पायले कि ये ऐसा कैसा बंदा है कि वो सिर्फ ऐसा बोल रहा है कि मार्केटिंग सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी है। आप लोगों को भी पता है कि मार्केटिंग सिर्फ बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है, कस्टमर को रिटेन करके रखना पड़ता है, कंपटीशन भी होता है, इवन बहुत सारी चीजें होती है। तो ये बंदा कौन, पायले, मतलब ये पागल इंसान है कि वो क्या बोल रहा है सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ही मार्केटिंग है। तो सिंपल एक डेफिनेशन तो मैंने यहीं पे याद करवा दी आप लोगों को, ठीक है। अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो अच्छा है कि आपको इतना बर्डन नहीं लगेगा, कि कुछ कुछ चीजें होती है कि वो न्यूमोनिक के थ्रू भी याद हो सकती है, ठीक है।
ये तो हो गई। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच constraint a resource distinct knowledge into contribution of economic value in the marketplace। ये डेफिनेशन किसने दी थी? पीटर एफ ड्रकर ने। कुछ कुछ डेफिनेशन है, अगर आप एज इट इज याद रखेंगे तो ये बेटर है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? मार्केटिंग इज द प्रोसेस। हमने जो अभी तक पढ़ा है ना, उनके रिलेटेड ही मैंने ऐसे इस तरह से क्वेश्चन को फाइंड आउट करके उनको इस तरह से ही फ्रेम किया है कि हम जो जो पढ़ रहे हैं ना, आप उसको साथ साथ ही उसको कनेक्ट करते जाइएगा। ठीक है, तो मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ फर्म प्रॉफिटेबली ट्रांसलेट कस्टमर नीड इनटू रेवेन्यू। सिंपल, सही बात बोली। नेक्स्ट कौन सी है? मार्केटिंग इज द मैसेज एंड और एक्शन दैट कॉज मैसेज एंड और एक्शन। सिंपली ये भी सही है कि कुछ एक्शन होगा, उसके रिलेटेड कुछ मैसेज होगा। ठीक है, उसको हम उस तरह से एक्शन करेंगे कि उसका कुछ आउटपुट आएगा। तो दोनों बातें सही बोली है। ठीक है, तो ये बात भी सही है, तो बोथ आर करेक्ट। सिंपल, कुछ भी हो तो साथ साथ में आप डाउट हो तो साथ में ही बोलिएगा, क्योंकि फिर स्क्रीन ऊपर जाएगी और टॉपिक कुछ अलग चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? मार्केटिंग स्टार्ट एंड एंड्स विथ कंज्यूमर। ठीक है, सिंपल, ऊपर डेफिनेशन से ही हमने ये क्वेश्चन सब फ्रेम हुए हैं और सब बने हुए हैं। ठीक है, मार्केटिंग स्टार्ट एंड एंड विथ कस्टमर। ठीक है, स्कोप ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का स्कोप कितना है? तो कौन सा है? द स्कोप ऑफ मार्केटिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय डिस्कसिंग व्हाट इज मार्केटिंग, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज मार्केटेड एंड हु डज द मार्केटिंग। ठीक है, स्कोप कितना है? मार्केटिंग क्यों है, मतलब डिस्कसिंग व्हाट इज मार्केटिंग, हाउ इट वर्क्स, वो कैसे वर्क कर रही है, व्हाट इज मार्केटेड, कौन सी चीज मार्केट हो सकती है। सभी चीज तो मार्केट नहीं हो सकती, जो हो सकती है जो मार्केट में वही, एंड हु डज द मार्केटिंग, और कौन वो मार्केटिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन है, पीटर ड्रकर ने दी है, आप लोग रीड कर लीजिएगा, पीपीटी में दे दूंगे। ठीक है, जो जो पॉइंट्स है समझाने वाले, हम उस पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। सो व्हाट इज मार्केटिंग? तो किन किन चीजों की मार्केटिंग हो सकती है? तो ये 10 चीजों की मार्केटिंग ज्यादातर देखने को मिलती है। गुड्स, सर्विस, इवेंट्स, एक्सपीरियंस, प्लेस, पर्सन, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। ठीक है, एक एक करके इसमें जो लिखा है वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं उसको सिर्फ एग्जांपल के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। गुड्स की भी मार्केटिंग होती है। ठीक है, सर्विस की होती है, लॉयर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैंकर, ये सब। इवेंट्स की भी होती है, जिस तरह से वर्ल्ड कप, ठीक है, हम वहां पे जाते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं, आईपीएल की टिकट है, ये सब इवेंट्स। एक्सपीरियंस का भी है, इमेज का आइए और टिप्पू जी निवाड़ी आइए, इस तरह से एक्सपीरियंस है। प्लेस की भी होती है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, आओ कभी गुजरात में, इस तरह से प्लेस की मार्केटिंग है वो। पर्सन की भी होती है, जो म्यूजिशियन है या जो आर्टिस्ट है, बड़े बड़े हैं, अभी जो दर्शन रावल है, जो बड़े बड़े सिंगर्स है जो इवेंट्स करते हैं, उनकी भी मार्केटिंग होती है, क्योंकि वो पर्सन का फेस देख के आते हैं उसको, और वो मार्केटिंग ही होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज की भी मार्केटिंग होती है, स्टॉक, बॉन्ड्स, ये सब। ऑर्गेनाइजेशन की भी होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग होती है, आइडिया की भी मार्केटिंग होती है। ठीक है, आइडियाज का हम आइडियाज को किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, पता है कि जो हम रास्ते पे जाते हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं ना, उनमें जो कभी कभी अच्छे अच्छे थॉट्स लिखे होते हैं, तो वो एक आइडिया मार्केटिंग ही है, क्योंकि हमारी नजर उस चीज पर तभी पड़ेगी ना, कुछ अलग लिखा होगा या कुछ न्यू लिखा होगा, तभी हमारी नजर उस पर पड़ेगी। अगर कुछ ऐसा ही नॉर्मल है, उनके जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह होते हैं, वो भी एकदम सोच समझ के करते हैं। ठीक है, वो एक आइडिया मार्केटिंग का ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है मैम, आइडिया मार्केटिंग किस तरह से यूज होता है बिजनेस में? आइडिया मार्केटिंग से ही तो बिजनेस स्टार्ट होता है ना, कोई एक आइडिया होगा तो ही हम बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे ना, नॉर्मली है ना, इसमें देखो लिखा है फ्रेंड्स। जिस तरह से आपने होर्डिंग का मैम बताया आपने कि होर्डिंग लगे होते हैं, उस पे कोई भी गुड थॉट लिखा होता है, तो वो किस तरह से अपने बिजनेस पे इफेक्ट करेगा, बस मैं ये जानना था। इफेक्ट तो ऑब्वियसली होर्डिंग में कुछ एडवर्टाइजमेंट है, जस्ट नॉर्मली बोल रही हूँ कि विमल पान मसाला, बोलो जुबा केसरी, एक होर्डिंग लगा है, तो किसी को कोई देखेगा कि न्यू पर्सन है, कुछ एक्सपीरियंस करना होगा
कि मुझे भी खाना है या व्हाटएवर जो भी, इस तरह से आई थिंक तो ऐसे ही वर्क करती है कि कुछ चीज है जो बार बार हमारे यहाँ पे पॉपअप हो रही है, तो हम कभी ना कभी तो उसमें लालच होगी कि हम उसको रिसीव करें इस तरह से। ओके मैम। મેં માનું હજી એક એક્ઝામ્પલ કહી શકાય અત્યારે જે શો આવે છે ને ઈ છે તો ફાઇનાન્સિંગ માટે ભલે પણ શાર્ક ટેન્ક ઇન્ડિયા કરીને આવે છે યસ 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 સ્ટાર્ટઅપ માટે છે એ જ ને સ્ટાર્ટઅપ हाँ, માટે એટલે ઈ startup. આના રિલેટેડ થઈ શકશે એમ યસ યસ આઈડિયા हाँ, नाइस नाइस, हाँ ये भी है। Okay. એટલે તમે જો સિમ્પલ એક આઈડિયા વિચારો તમે વિગતમાં કે કેબીસી છે બરાબર, એ તમારું જનરલ નોલેજ ટેસ્ટ કરે છે, રાઈટ? हाँ બરાબર. હવે નવો જે આ શો આવ્યો એમાં જે કોવિડ પછી છે ને સ્ટાર્ટઅપની સંખ્યા વધી ગઈ છે. કેટલા ક્રિએટર છે માર્કેટમાં, પણ એ ક્રિએટરની સામે ફંડિંગ કરનારા કેટલા? તો કે બહુ ઓછા, રાઈટ? એટલે આ કોમ્પિટિશન એવી છે કે જેનો આઈડિયા બહુ સ્ટ્રોંગ હશે, રાઈટ, અને એને જ આ ફંડિંગ ત્યાં આપવામાં આવશે. कैरियर प्लीज प्लीज। ओके ओके ठीक है, ये नॉर्मल है। आप लोगों को ये डाउट होगा, मुझे पता है, मैंने ज्वाइन किया था, बीच में आती रहती हूँ क्लास में, तो क्या असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हम कभी कभी कैसा होता है कि कुछ पेज में हम ऐसे ही, अगर हमें कोई अच्छी पीपीटी भी मिलती हो तो हम उसको पढ़ के ऐसे छोड़ देते कि ये तो कॉमन पॉइंट है, लेकिन उस कॉमन पॉइंट को ही ऐसे मॉडिफाई करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उसको सही पता होकर भी हम उसको गलत कर देते हैं। तो अगर हम उसको अच्छे से समझेंगे तो इजीली क्वेश्चन हम करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या, ये इस तरह से ही क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंपनी के लिए मार्केटिंग किस तरह से हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये हेल्प इन इनकम जनरेशन, हेल्प इन प्लानिंग एंड डेवलपिंग, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, हेल्प टू अडेप्ट चेंजिंग एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग भी, कोविड एरा से पहले और उसके बाद का कंपनीज का सब माइंडसेट होगा वो एकदम चेंज हो गया होगा, ठीक है। ग्लोबल प्रेजेंस, हेल्प टू अर्न गुडविल, ठीक है। ये सब मार्केटिंग कंपनीज के लिए कैसे हेल्पफुल है, ये पॉइंट्स लिखिए। अगर ये मार्केटिंग ही कंज्यूमर के लिए कैसे हेल्पफुल है, प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, इम्प्रूव नॉलेज ऑफ कस्टमर्स, हेल्प इन सिलेक्शन, ठीक है। बहुत सारे वेराइटी है, उसमें से मार्केटिंग करके हम जो रिपीटेड हमारे सामने आती है तो हमें वो लगता है कि मे बी वो अच्छी होगी तो हम उसे परचेस कर लेते। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कोई एक चीज हमने ऐसे ही रैंडमली परचेस कर ली थी लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन मिला तो उसके बाद हमारी वो हैबिट हो गई उस चीज को बाय करने की। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग सोसाइटी के लिए मार्केटिंग कैसे हेल्पफुल है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ठीक है। कि उसमें मार्केटिंग में बहुत सारे टीम, मतलब टीम वर्क में ही मार्केटिंग होगी, होर्डिंग लगेगा या फिर कोई आइडिया होगा। इवन जहां तक मुझे याद है तो जो अमेज़न का A to Z वाला जो ऐसे जो लोगो है वो भी एक नॉर्मल मार्केटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जिस पर्सन ने उसको लोगो को बनाया होगा तो उसको भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा, ठीक है। राइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्रिएट यूटिलिटी, रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है, सॉल्व सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ सोसाइटी ने होता है ना इस तरह से कि बीच में टाटा की एड आई थी, जागो 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 रे, मतलब उस तरह के शायद वो करप्शन से रिलेटेड थी कि कुछ करप्ट चीज हो रही है तो आप उसके लिए अपनी वॉइस रेज करें, ठीक है। तो वो सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड भी होती है, ठीक है। मेक लाइफ इजियर, लाइफ इजी बनाती है, ठीक है। इनविच सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के हर कोने तक वो चाहती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग तो इकोनॉमी के लिए कैसे हेल्पफुल है, इट इज स्टिमुलेट रिसर्च एंड इनोवेशन होता है, ठीक है। कोई एक चीज नॉर्मल है तो उसको उससे भी बेटर कैसे बनाए वो मार्केटिंग में ही आएगा, ठीक है। सेव इकोनॉमी फ्रॉम डिप्रेशन, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्लगिंग बैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका एकदम प्रॉपर लिमिटेड चीजों में बहुत सारी चीजें मार्केटिंग ही कर पाता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, a marketer need to be aware of the criteria by which the effectiveness of their segmentation process can be assessed. Which of the following is not a criterion for evaluating the resulting market segment, ठीक है। STP का जो स्ट्रक्चर था वो तो मैम ने मुझे पता है कि वो समझाया था, तो उसके ऊपर से आप आंसर बताइए कि कौन सी चीज को कंसीडर हम नहीं करेंगे, पेरिसेबिलिटी, साइज ऑफ द रिजल्टिंग सेगमेंट, मेजरेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी।
अगर आप बोल के नहीं बता सकते तो चैट में बताइए, लेकिन बताइए एवरीवन प्लीज। जैसा है सही गलत बाद में मैंने एक्सप्लेनेशन भी है, सिर्फ हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, मेरे पास सबका एक्सप्लेनेशन है, हम उसको समझेंगे, लेकिन पहले आप बताइए आप उसे क्या समझते हैं। सेगमेंट में किस चीज का वो उसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। बोलिए बोलिए, शर्माइए मत, कोई यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रहा है, फोर सही नंबर होगा मैम, गलत होगा। 4 नंबर हो सकते हैं, 4 नंबर। नहीं, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी तो होगा ना, बाद में एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपको मैं बता, एक्सेसिबिलिटी होगा ना कि वो चीज एक्सेसिबल है कि नहीं, कि वो पर्सन तक पहुंचेगी भी नहीं, मतलब इस तरह से। पेरिशेबिलिटी होगा इसका आंसर, पेरिशेबिलिटी से तो लेना देना नहीं है ना। पेरिशेबल मतलब क्या, वो जो नाशवंत टाइप, गुजराती में उसका होता है नाशवंत होती है, सेगमेंट का उससे तो कुछ लेना देना नहीं है ना, ठीक है। अब हम एक्सप्लेनेशन से ज्यादा उसको कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। पेरिशेबिलिटी इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग द रिजल्टिंग मार्केट सेगमेंट, ठीक है। पेरिशेबिलिटी नहीं आएगा क्राइटेरिया बनाने में मार्केट सेगमेंट का, ठीक है। हम मार्केट सेगमेंट किस तरह से नॉर्मल बताया कि कुछ सेगमेंट है कि पूरे इंडिया में हम गुजरात सिलेक्ट करें, गुजरात में भी कितने सारे जिले हैं, उसमें से हम किसी कच्छ में से भी कितने सारे गांव है, उसमें से भी हम किसी पर्टिकुलर भुज सिटी को सिलेक्ट करें, उसमें से कितने सारे, मतलब हम उसको उसको ही सेगमेंट बोलते हैं ना, उसको ही टारगेट बोलते हैं ना, ठीक है। द क्राइटेरियन फॉर इवेल्युएशन इज, ठीक है, कौन से बेस पर होता है ये, होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस, मेजरमेंट, सब्सटेंशियल साइज, एक्सेसिबल, एक्शनेबल और प्रैक्टिकल, और रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है एक मिनट, ठीक है। ये इन सब बेस पर हम उसको क्राइटेरिया सेगमेंट का भी हम क्राइटेरिया बनाते हैं, ठीक है। तो होमोजेनियस क्या है, दिस मीन्स दैट द कंज्यूमर अलोकेट टू ईच सेगमेंट शुड बी सिमिलर इन सम रिलेवेंट वे, ठीक है। होमोजेनियस जो एक जैसे है, ठीक है। हम पर्टिकुलर सेगमेंट का क्राइटेरिया कैसा है, मतलब अगर मैं सिंपली बोलूं तो इसका मतलब शायद ऐसा ही होता है कि सेगमेंट के कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, ठीक है। सेगमेंट हम किस बेस पर बने, होमोजेनियस, फर्स्ट होमोजेनियस की सिमिलर, जिसकी जिन लोगों की डिमांड एक जैसी हो, ठीक है। दिस इज द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंट, दैट द कंज्यूमर इन ईच सेगमेंट आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक, सिंपल। होमोजेनियस मतलब जो स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा तो ऑब्वियसली उनको बुक्स की जो एक तरह की स्टडी करते होंगे तो उनको एक तरह की बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, उस तरह से। हेट्रोजेनियस मतलब क्या, इस सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर शुड बी रिलेटिवली यूनिक एज कंपेयर टू अदर सेगमेंट, ठीक है। हेट्रोजेनियस अलग अलग होंगी, जो उनकी रिक्वायरमेंट सेम नहीं होगी, वो मेजरमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू इवेल्युएट द ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच सेगमेंट, ठीक है। मेजरमेंट उसका कि हम उस सेगमेंट में जा रहे हैं तो उसका आउटपुट अच्छा होगा या बुरा, ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस कितनी है उस सेगमेंट की, ठीक है। हम पर्टिकुलर अगर कच्छ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अगर हम लेना चाहते हैं तो उनका जो बुक्स अगर हम सेल करना चाहते हैं तो वो परचेस करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसको हम मेजर करेंगे, ठीक है। सब्सटेंशियल साइज कितनी है, द मार्केट सेगमेंट शुड बी लार्ज इनफ इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी to warrant the firm's possible attention. Each firm will be have minimum requirement for the financial return from the investment in market. So it is necessary to only consider segment that are substantial enough to be interest. ठीक है, जहाँ पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है हम उसको ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर गुजरात रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन से ज्यादा वेजिटेरियन लोग अदर स्टेट के कंपैरिजन में हमें ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो हम अगर यहाँ पे कुछ ऐसी फैक्ट्री वगैरह कुछ लगाना चाहते हैं तो वो कितनी पावरफुल रहेंगी, हमें उतना आउटपुट दे पाएंगे जितना हम उनको इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। साइज देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे कितने कस्टमर हमें मिल जाएंगे, एक्सेसिबल भी है या नहीं, सेगमेंट कितना है, तो मार्केट सेगमेंट शुड बी रीचेबल भी होना चाहिए, ठीक है। कि एक्सेसिबल से मतलब यही था कि रीचेबल, हम अगर कच्छ के एकदम बाउंड्री एरिया में जाएंगे, अगर वहां पे हमें कुछ सेल करना है तो हमें उतनी पॉपुलेशन नहीं मिलेगी,
तो इसलिए तो वहां पे हमें कुछ कुछ ही शॉप्स देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी जो रणोत्सव हो रहा है, तो उससे पहले अगर हम 10-15 साल में पहले हम देखेंगे, तो वहां पे वो रण तो आज भी ऐसा ही है, 100 साल पहले भी ऐसा ही था, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग की वजह से वहां पे जो लोग आने शुरू हुए, उसके बाद क्या हुआ, वहां के लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, ठीक है। तो अब वो कैसे हो गया, वो एरिया एक्सेसिबल इन नेचर हो गया, ठीक है। वहां पे पहले भी धूप इतनी थी, गर्मी वगैरह सब, ठंडी वगैरह ऐसे ऐसे ही थी, लेकिन अब वो रिचेबल हो, वहाँ पे जो जो चीज हम नॉर्मल इंसान को खाने पीने की या रहने के कुछ भी चाहिए, तो वो अब इजीली मिल पाती है, ठीक है। एक्शनेबल और प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल इन नेचर भी होना चाहिए, किस तरह से कि ठीक है, रेंज ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एक्शनेबल वो नॉर्मल इसमें ही कंसिडर हो जाता है कि वो हमारा कोई मार्केटिंग का कोई आइडिया है, वो प्रैक्टिकल इन नेचर भी होना चाहिए। हम ये चाहें कि ठीक है, कि कुछ पहले हम छोटे थे तो डोरेमोन देखते थे, ठीक है, तो उसमें जो एनीमे डोर आता था, अगर हम चाहे, साइंटिस्ट चाहे कि हमें वो इस तरह का डोर बनाना है, वैसा दरवाजा बनाना है, तो वो आइडिया अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो एक्शनेबल नहीं है, वो इन प्रैक्टिकल नेचर नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, ईच मार्केट सेगमेंट शुड बी रिस्पॉन्ड बेटर टू द डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स रादर देन जनरेट ऑफरिंग, ठीक है। ये की आउटपुट ऑफ द एसटीपी प्रोसेस है, रिस्पॉन्स कितना मिलेगा हमें उसका भी आइडिया होना चाहिए, सिंपल। अगर ऑड वन आउट में भी हमें ये पूछा जा सकता है नॉर्मल, कि एसटीपी जो कॉन्सेप्ट है उसमें से ये चीजें हैं, उनमें से कौन सी चीज नहीं है, तो हमें ये याद रखेंगे, तो मतलब एज इट इज नहीं पूछेंगे शायद, तो भी हम लोगों को आइडिया तो रहेगा कि होमोजेनियस है, हेट्रोजीनियस है, मेजरमेंट है, सब्सटेंशियल साइज है, एक्सेसिबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, Swachh Bharat Abhiyan is an example of sustainable marketing, social marketing, service marketing और relationship marketing. Please आंसर बताइए। आगे इसका भी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आप थोड़ा सोचिए कि आप लोगों को क्या लग रहा है, ठीक है। ये दो तो नहीं होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा? सेकेंड। सेकंड, ओके। ये सोशल मार्केटिंग है, ठीक है। Social marketing can be defined as the systematic application of marketing, ठीक, along with other concept and technique to achieve specific behavior goal for social good, ठीक है। social good से related social marketing can be applied to promote merit good or to make society avoid demerit good, ठीक है। कुछ अच्छी बात, जो बुरी बात है उसको अवॉइड करने के लिए सोसाइटी कुछ स्टेप ले रही है, ठीक है, उस तरह से। वेल बीइंग एज अ होल, द स्वच्छ भारत अभियान इज एग्जांपल ऑफ सोशल मार्केटिंग। ये एग्जाम में रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन। स्वच्छ भारत अभियान की जगह कुछ अच्छा वो भी लिख सकते हैं, नमामि गंगे, इस तरह से जो स्कीम्स चल रही है गवर्नमेंट की, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, वो सब हमें ये भी लग सकता है कि सस्टेनेबल होगी, उसका भी हम देखते हैं कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। Sustainable marketing refer to design and marketing of product that can be used universally by all consumer across world over extended period. ये पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी, ठीक है। सोशल तो सिर्फ में भी अपनी कंट्री तक सीमित रह सकती है, लेकिन सस्टेनेबल मार्केटिंग है वो होल वर्ल्ड में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल बताएगा मुझे? अगर सस्टेनेबल मार्केटिंग करनी हो तो मतलब ऐसे जो रियल में ना हो, लेकिन हम कुछ सोच सकते हैं कि एक कोई ऐसे इफेक्ट कि जो पूरी दुनिया में हम उसको फैला सके। जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रही है, तो उसको रोकने के लिए अगर कोई WHO और इस तरह से कुछ संस्थाएं जो है, अगर वो कुछ स्टेप ले रही है, तो वो पूरी दुनिया के लिए होगी, ठीक है। जो जो उनके मेंबर कंट्री है 192 3 जो भी कंट्री होंगी, ठीक है, तो वो सब मिलकर जो स्टेप्स लेंगी वो में आएगी, ठीक है। सर्विस मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग ऑफ सर्विस, द सर्विस आर बेसिकली इंटेंजिबल व्हाइल द प्रोडक्ट आर टेंजिबल, नॉर्मल है ये। और रिलेशनशिप मार्केटिंग में सिंपल ही आएगा कि प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग लॉन्ग टर्म सेटिस्फाइंग रिलेशन विद की पार्टीज लाइक customer, supplier, distributor in order to retain their long term performance and business. रिलेशनशिप मेंटेन करके रखेंगे
कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो सब रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो हमने क्वेश्चन भी देखा और उन चारों के इंटरप्रिटेशन भी देखी। हम जब मतलब पढ़ती हूँ या पढ़ते थे, तो जो एग्जाम में पूछे के क्वेश्चन हो उसका आंसर के साथ साथ जो बाकी के जो 3 ऑप्शंस है ना, हमें उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन में वो भी पूछ सकते हैं कि वो उन वर्ड से हमें क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टेलीमार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, टेलीमार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब क्या? टेलीमार्केटिंग इज द डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स और सर्विस टू पोटेंशियल कस्टमर ओवर द टेलीफोन और इंटरनेट, ठीक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेलीमार्केटिंग क्या है, कि ऐसे मार्केटिंग कि जो डायरेक्ट इन नेचर है, ठीक है। वो उसके लिए हमें शोरूम की या वर्चुअल मीटिंग की या इस तरह से कुछ जरूरत नहीं होती है, जो सिर्फ टेलीफोन और इंटरनेट की हेल्प से ही हो जाती है, ठीक है। टेलीमार्केटिंग इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग विद कस्टमर ओवर द टेलीफोन और मोर रिसेंटली थ्रू वेब बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। 4 कॉमन काइंड ऑफ टेलीमार्केटिंग इंक्लूड, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। आउटबाउंड कॉल्स, इनबाउंड कॉल्स, लीड जनरेशन एंड सेल्स कॉल, ठीक है। टेलीमार्केटिंग के की पॉइंट्स या कैरेक्टरिस्टिक में कौन सा नहीं है, तो ये चारों चीजें हैं। और एक चीज में भी ऐसे दी गई हो कि मतलब 3 चीजें इसमें से हो और एक ऑड वन आउट हो, ठीक है। आउटबाउंड कॉल, इनबाउंड कॉल एंड लीड जनरेशन एंड सेल्स कॉल, ठीक है। बाहर से कॉल आएंगे, ठीक है, और अंदर के जो बैठे बंदे होंगे वो कॉल रिसीव करेंगे, लीड जनरेट करेंगे कि यहाँ से आया है, पूरे देश में से, महाराष्ट्र से, गुजरात से कॉल्स आए हैं, और फिर उसको सेल्स कॉल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये समझ आया टेलीमार्केटिंग कौन सी है, डायरेक्ट मार्केटिंग का ये पार्ट है। नेक्स्ट, सीआरएम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीआरएम का कॉन्सेप्ट, सीक्वेंस द स्टेप्स इन सीआरएम प्रोसेस, ठीक है। हम पहले डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, फिर हम क्वेश्चन में आएंगे। सीआरएम प्रोसेस, पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सिर्फ बैंकिंग में नहीं, एमएम में भी बहुत सारे फुल फॉर्म है, तो वो भी आप जहां जहां भी फुल फॉर्म जैसा लगे तो उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सीआरएम का पहले तो सबसे पहले कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस दैट टर्न्स कस्टमर डेटा इनटू कस्टमर रॉयल्टी एंड रिपीट परचेस बिहेवियर, ठीक है। पहले तो अगर हमको किस तरह से पूछा जा सकता है पता है कि सीआरएम का असर्शन रीजनिंग में सिर्फ इस लाइन से ही असर्शन रीजनिंग से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि सीआरएम का मेन ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है कि इंटरेक्टिव प्रोसेस दैट टर्न्स कस्टमर डेटा इनटू कस्टमर लॉयल्टी एंड रिपीट परचेस बिहेवियर, ठीक है। सीआरएम का मेन स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है, कस्टमर की लॉयल्टी से और उसके रिपीट परचेस बिहेवियर से हम सीआरएम प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्या आएगा, ये इसका सीक्वेंस है, एज इट इज ही याद रखना है, ठीक है। कि फर्स्ट क्या है, कलेक्टिंग कस्टमर डेटा, फिर उसको क्या करेंगे, कस्टमर डेटा है टू आइडेंटिफाई टारगेट कस्टमर, ठीक है। डेवलपिंग सीआरएम थ्रू फ्रीक्वेंट शॉपर प्रोग्राम एंड फिर इम्प्लीमेंटिंग सीआरएम प्रोग्राम, ठीक है। कलेक्ट करेंगे कस्टमर डेटा को, कैसे कलेक्ट करेंगे, फर्स्ट द प्रोसेस बिगिन विथ कलेक्टिंग ऑफ कस्टमर डेटा, दिस डेटा is collected to construct and maintain an important tool for retailer called customer database, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कहाँ कि कस्टमर डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है, दिस डेटा इज कलेक्टेड टू कंस्ट्रक्ट एंड बनाएंगे और मेंटेन करेंगे इंपॉर्टेंट टूल फॉर किसके लिए, रिटेलर। रिटेलर कौन होते हैं कि जो कस्टमर के सबसे करीब होते, रिटेलर वो होते। अगर हम सप्लाई चेन देखें तो रिटेलर सबसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है कि कस्टमर के सबसे नजदीक में सप्लाई चेन की कौन सी की होती, मतलब इस तरह से, तो वो रिटेलर होते हैं, ठीक है। इस कॉल्ड कस्टमर database. The customer database contain all the data the retailer has collected about its customer and is the foundation for subsequent CRM activity. First collect करेंगे customer data को, किस तरह से, ये डेटा कहाँ से मिल सकता है, रिटेलर होंगे उससे मिलेगा कि एक बंदा है, रिटेलर शॉप है उसकी,
5 चीजें की शॉप है, शॉप क्या उसके पास साबुन है, ठीक है, 5 डव है, फिर जो भी 4-5 तरह के शॉप्स आएंगे, ठीक है, तो वो उसको पता चलेगा कि एक जो 4 शॉप की फ्रीक्वेंट डिमांड है, लेकिन एक शॉप ऐसा है जो दुकान में कभी नहीं बिकता, मतलब एक महीने में 1-2 ही जाते हैं, तो वो उसको क्या करेगा, उसको अपनी जो लिस्ट होगी उसमें से निकाल देगा और जो 4 होगी उसको ही ज्यादा से ज्यादा सेल करने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होगा, उसको एक कस्टमर का डेटा मिला, क्या मिला, एक डेटाबेस मिला कि जिससे वो अपने आगे होलसेलर को बताएगा कि भाई इस चीज की ज्यादा डिमांड है, वो हमें नहीं चाहिए, वो साबुन हमें नहीं चाहिए। कभी कस्टमर कोई पूछता ही नहीं, ठीक है। कलेक्टिंग कस्टमर डेटा, फिर क्या होगा, एनालाइजिंग कस्टमर डेटा एंड आइडेंटिफाइंग टारगेट कस्टमर, ठीक है। एनालाइज करेंगे कस्टमर डेटा को किस तरह से, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व एनालाइजिंग द कस्टमर डेटा एंड कन्वर्टिंग द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन that will help retailer develop program for increasing the value they offer to their best customer, ठीक है, और those customer whose loyalty and repatrons will add significantly to retailers bottom line, ठीक है। जो मैंने बोला वही कि जो फ्रीक्वेंटली जो चीजें रिटेलर को लगेगी कि ये कस्टमर ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहा है, तो उसका वो उस डेटा को वो एनालाइज करेगा और फिर आइडेंटिफाई करके वो टारगेट कस्टमर बनाएगा कि उन 4 में से भी ये 2 शॉप है, ऐसे है कि जो कस्टमर को ना मिले तो वो दुकान से वापस चला जाता है, लेकिन वो चीज तो उसको चाहिए ही चाहिए। जिस तरह से हम कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं ना कि नहीं मुझे तो इस शैम्पू से ही बाल धोने हैं, वो शैम्पू मैंने भी बहुत बार किया है कि मुझे ये शैम्पू नहीं मिलेगा तो मैं तो बाल ही नहीं धोऊंगी, चलेगा 2 दिन नहीं धोएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उस शैम्पू से ही हमें बाल धोने हैं। तो वो जिद्दी टाइप कस्टमर होते हैं ना, तो उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट कौन से है, डेवलपिंग सीआरएम थ्रू फ्रीक्वेंट शॉपर प्रोग्राम, ठीक है। फ्रीक्वेंट शॉपर प्रोग्राम कौन से होते हैं, और लॉयल्टी प्रोग्राम, ठीक है। फ्रीक्वेंट शॉपर और लॉयल्टी प्रोग्राम सेम ही है, ठीक है। अगर लॉयल्टी प्रोग्राम की जगह फ्रीक्वेंट शॉपर प्रोग्राम लिखा हो तो भी हमें उसको समझना है कि वो लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। These are marketing efforts that reward repeat buying behavior, ठीक है। The objective of loyalty program are built to customer database that links customer data to their transaction to encourage behavior and loyalty, ठीक है। जो पर्सन है वो कितना लॉयल है, ठीक है। मैंने बोला मुझे ये शैम्पू चाहिए, मतलब वो मैं उस पर्टिकुलर शैम्पू के लिए लॉयल हूँ, मुझे वो नहीं मिलेगा तो मैं बाल ही नहीं दूंगी, उस तरह से, ठीक है। तो उन लॉयल कस्टमर को फाइंड आउट करना है, डेवलप करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग सीआरएम प्रोग्राम कौन से आएगा, हैविंग डेवलप्ड सीआरएम प्रोग्राम, द लास्ट स्टेप इन दिस सीआरएम प्रोसेस इज टू इम्प्लीमेंट दोस प्रोग्राम, ठीक है। जो ऊपर स्टेप लिए हैं उनको लास्ट में इम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है। किसी को ये समझ ना आया हो तो बताइए, क्योंकि उसके 2-3 क्वेश्चन और भी है सीआरएम के, तो अगर यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये थोड़ा एग्जांपल के थ्रू ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, अपने आप को वहां पे रखने की कोशिश करिए कि मुझे ये चीज नहीं मिलती तो मैं किस तरह से बिहेव करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। किसी को कुछ डाउट प्लीज। तो ये सीक्वेंस भी आप अच्छे से बना लेंगे, एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं कि सीक्वेंस स्टेप्स ऑफ सीआरएम प्रोग्राम, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, कलेक्ट किया डेटा, फिर क्या किया, एनालिस किया, फिर आइडेंटिफाई किया कस्टमर को, फिर डेवलप किया सीआरएम प्रोग्राम एंड लास्ट में इम्प्लीमेंट कर दिया। क्लियर, सब जग रहे हैं ना, कम से कम चैट में ओके करके दिखाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Do you have any questions, please, students? Students, No, do you sir. have any questions? So please reply to madam. Carry on. Madam can carry on, please. नो डाउट मैम। ओके, नहीं એટલે બોલતો એટલે લાગે કે જાગીએ છે આપણે. રહી વાત. next, which type of retailer involved in comparatively low price as major selling point combined with the reduced cost of doing business? कौन से ऐसे रिटेलर्स हैं कि जो कंपेरेटिवली लो प्राइस ऐसा मेजर सेलिंग के लिए अपनी प्राइस को लो कर देते हैं, ठीक है। उन रिटेलर्स को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस करते हैं उनको। तो
तो उनको बोलेंगे डिस्काउंट रिटेलर। ठीक है, आगे सब जो लिखा है ना मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन कुछ कुछ की पॉइंट्स है ना हम उसको ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उन रिटेलर को क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रिटेलर। वैसे तो ये नॉर्मली है कि प्राइस को हम लो कर देंगे, तो हमें उसका की पॉइंट यहीं से पता चल गया। किसी चीज को हम कम प्राइस को कम कर देंगे तो मतलब क्या कर रहे हैं, उसको डिस्काउंट दे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, डिस्काउंट रिटेलर मतलब क्या, आर पोजीशन बेस्ड ऑन लो प्राइस कंबाइंड विथ द रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, कॉस्ट को प्राइस को लो कर देगा। ठीक है, कंबाइन विथ कॉस्ट को भी किसके कॉस्ट के कॉम्बिनेशन से उसको प्राइस को लो कर देगा। ठीक है, द की कैरेक्टरिस्टिक हियर इन्वॉल्व ब्रॉड बट शैलो असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट, लो प्राइस एंड वेरी फ्यू कस्टमर सर्विस। कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि डिस्काउंट रिटेलर्स के कैरेक्टरिस्टिक बताइए। लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आएंगे तब ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे आ गए। ठीक है, तो यहीं पे याद रखिए तो बेटर रहेगा कि डिस्काउंट रिटेलर्स के कैरेक्टरिस्टिक कौन से, ब्रॉड बट शैलो असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, उनके पास बहुत सारी वैरायटी होती है लेकिन कुछ कमियों के साथ। ठीक है, लो प्राइस होती है। ठीक है, एंड वेरी फ्यू कस्टमर सर्विस इतनी नहीं दे पाते। हम समझते हैं इसको कि हम तारक मेहता देखते हैं, उसमें जो अब्दुल है तो वो डिस्काउंट रिटेलर्स टाइप ही हुआ कि उसकी लो प्राइस रहता है, वेरी फ्यू कस्टमर सर्विस, वो इतने में ही के लिए वो उसकी शॉप है। ठीक है, उसके पास बहुत सारी वैरायटी होगी लेकिन कुछ कुछ चीजों के साथ ही। ठीक है, कन्वीनियंस स्टोर नाम से पता चलता है किस तरह के, जो 24/7 ओपन रहते हैं। ठीक है, जिस तरह से कि नॉर्मल जो ग्रोसरी शॉप है, मेडिकल शॉप है, लास्ट में जो हम किस तरह की होती है, जो कन्वीनियंस एंड लास्ट मिनट परचेस होती है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कन्वीनियंस एंड लास्ट मिनट परचेस नीड ऑफ कस्टमर डैश, मतलब वो कौन सी शॉप है, तो वो कन्वीनियंस स्टोर है। ठीक है, कैटेगरी किलर स्टोर कौन सी होती है, अ स्टोर डिजाइन टू किल ऑफ द कंपटीशन एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय नैरो बट वेरी डीप प्रोडक्ट आउटसोर्समेंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग आया, कैरेक्टरिस्टिक किसका कैसा है कि नैरो बट वेरी डीप प्रोडक्ट असोर्समेंट, लो प्राइस एंड फ्यू टू मॉडरेट कस्टमर सर्विस। ये फ्यू टू मॉडरेट कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैटेगरी किलर जो किसके लिए है, कंपटीशन को, कंपटीशन किल ऑफ द कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, लिमिटेड लाइन रिटेलर हैज अ नैरो बट डीप प्रोडक्ट असॉर्टमेंट एंड कस्टमर सर्विस वेरी फ्रॉम स्टोर टू स्टोर। ठीक है, स्टोर टू स्टोर उसकी कस्टमर सर्विस अलग अलग होती है। यहाँ ये हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, एक ही हमारे एक ही शहरी होती है, उसमें 4-5 शॉप होती है, लेकिन वो अपनी सर्विस को इतनी डिफर करते हैं कि एक बंदा है वो आपके घर पे आके आपको सामान पहुंचा जाएगा। एक शॉप ऐसी होगी कि जो आपको एक 2-2 महीने तक भी उधार में आपको सामान बेचेगा। मतलब वो अपने अपने यहाँ पे कुछ चीज अलग करेगा कि जिसके वजह से आप उसके यहाँ पे जाना पसंद करेंगे। ठीक है, क्लोथिंग, जिस तरह क्लोथिंग रिटेलर, फर्नीचर है, ये सब नॉर्मल। ठीक है, तो ये 4 चीजें इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मतलब जो क्वेश्चन है उसके साथ ये चीजें कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें हमने सीखी कि ये चीजें भी होती है। कन्वीनियंस स्टोर, डिस्काउंट रिटेलर्स नॉर्मल जो अपनी प्राइस को किसके साथ कंबाइन करके, कॉस्ट के साथ कंबाइन करके लो कर देता है। कन्वीनियंस जो 24/7 होते हैं। कैटेगरी किलर कौन से होते हैं, जो कंपटीशन को किल ऑफ करते हैं। ठीक है, और लिमिटेड लाइन रिटेलर कौन से होते हैं, जो सर्विस में वेरी करते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल समझ आया। नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन, Ma'am, what would be the example of category killer retail stores? कैटेगरी किलर आप सोचिए, मैं भी सोचती हूँ कि कैटेगरी किलर स्टोर किस तरह से हो सकती है कि हम उसको हाँ बोला ना कि मॉडरेट टू फ्यू टू मॉडरेट कस्टमर सर्विस देखकर हम कि हमारे एक ही शहरी में 3 से 4 शॉप है, अगर वो 3 बंदे हैं वो पर्टिकुलरली कैटेगरी शॉप में अपने क्या बोलते हैं, जो जुगाड़ की अपने जो बोलते हैं जो गाड़ियां आती हैं, जो कार्स होती हैं, जगुआर की जो गाड़ियां होती हैं, तो वो कैटेगरी किलर स्टोर्स में हो सकते हैं कि मतलब फिक्स कस्टमर होते हैं, उसके जो कस्टमर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, कि जो लग्जरियस कस्टमर्स ही होते हैं उसके, और दूसरे कस्टमर्स नहीं होते हैं।
ये हो सकता है क्योंकि पर उसमें ના ના ઈ એક્ઝામ્પલ નહીં આવે ना એની ना ना उसमें सर कंपटीशन, उसमें कंपटीशन नहीं होती है, बराबर। बट प्राइस लो है यहाँ पे, बट तो हाँ जैगुआर की प्राइस लो नहीं है। लो प्राइस है ना। देखो, हाँ, लो प्राइस। आई कैन ऐड सम। हाँ बोलिए ना। कैटेगरी किलर का जो मेन पर्पस है, राइट, को रिड्यूस द कंपटीशन। आप का मर्जर देखते हो, मर्जर। हाँ 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 मर्जर एक्विजिशन। अभी आप सोचो, मर्जर का जो इश्यू है, राइट, स्टोर जैसे कि 2 स्टोर है, वो 2 स्टोर मर्ज हो जाती है मैडम, तो क्या होगा? हाँ ठीक है, तो एक्सपेंस कम हो जाएगा, कंपटीशन ही, हाँ एक्सपेंस कम हो कंपटीशन जाएगा, ही। हाँ एक्सपेंस कम हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा मालूम है? डायरेक्टली उनका प्राइस है ना वो लो कर देंगे, और उनको जो कस्टमर मिलते थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। तो Right, sir. टारगेटेड कस्टमर होते हैं ना, जो आपने बोला ना, जो संदीप ने बोला कि सर टारगेटेड कस्टमर है ना। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, राइट, इसमें कैटेगरी किलर का मतलब होता है कि आपको वन टाइप ऑफ टारगेटेड कस्टमर को हमको रिड्यूस, मतलब उसको मतलब छोड़ना नहीं है, तो उसके लिए भले हमको कंपनी मतलब 2 स्टोर को मर्ज होना पड़े, तो कैटेगरी में आ सकता है, राइट। एनी एग्जांपल ऑन दैट? ओके सर। मतलब इसका एग्जांपल मैं आपको से एग्जांपल देता हूँ रैपर का, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ पर क्या है कि क्लोथ्स की बहुत सारी दुकानें हैं, कपड़ों की, मतलब क्लोथ्स की, यहाँ पर क्या 2 कैटेगरी थी कि एक बंदा था सामने, वो मतलब छोटे बच्चों का मतलब कपड़े बेच रहा था, मतलब लड़कों, मतलब वो मेल छोटा बच्चा, तो सामने वो गर्ल्स के कपड़े बेच रहा था। कि सामने के जो बंदा है उसकी दुकान जो उसने बेच दी मालिक ने, तो उसको दुकान खाली करनी पड़ी, राइट। अब देखो, अगर वो बंद कर देता है बिजनेस तो उसको करना पड़ेगा। उसने आइडिया लगाया 1-2-3 महीने मांग के, बंदा था, उसको बोला कि एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में मिल जाते हैं, क्योंकि तू भी छोटे बच्चे का कपड़ा बेचता है और मैं भी छोटे बच्चे का कपड़ा बेचता हूँ। फर्क इतना है कि मैं, तू लड़के का बेचता है, मैं लड़की का बेचता हूँ, राइट। तो दोनों ने क्या कि 3 महीने में अपना जो दुकान था उसने खाली करके सामने चला गया, राइट। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि आज वहीं से दोनों को, राइट, अपना माल मतलब बेच सकते हैं। फायदा क्या हुआ? दोनों का एक्सपेंस कम हो गया, उसका दुकान का भाड़ा था वो तो कम हो गया, मतलब यहाँ पर आधा हो गया डायरेक्टली। दूसरा, वहां पर बंदा रखना पड़ता था 2-3, वो बंदे कम हो गए, राइट। तो आपके पहले तो एम्प्लॉइज आपने कम कर दिए, आपका खर्चा कम हो गया, तो अगर आपको मार्जिन थोड़ा कम रखना है ना तो आप रख सकते हो, राइट। तो इस तरह से कैटेगरी के किलो मतलब बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। ऑल आर क्लियर? यस सर। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट वन, beliefs, attitudes, traditions and expectation which are shared by group member is called, ठीक है। तो जो बिलीफ, एटीट्यूड, ट्रेडिशन, एक्सपेक्टेशन, ये ग्रुप मेंबर के जो है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको ग्रुप नॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसका भी एक्सप्लेनेशन है। ग्रुप नॉर्म्स रेफर टू ग्रुप बिहेवियर, स्टैंडर्ड, बिलीफ, एटीट्यूड, ट्रेडिशन एंड एक्सपेक्टेशन शेयर बाय ग्रुप मेंबर, ठीक है। ग्रुप नॉर्म्स आर रूल्स और गाइडेंस ऑफ एक्सेप्टेड बिहेवियर व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड बाय ग्रुप एंड यूज्ड टू मॉनिटर द बिहेवियर ऑफ द इट्स मेंबर, ठीक है। ग्रुप नॉर्म्स कौन से हैं कि जो पर्टिकुलर एक ग्रुप ने उस चीज को एक्सेप्ट किया है, उस बिहेवियर को, ठीक है। और उस जो ग्रुप में जो बातें बोली गई है, मतलब कि जो डिसाइड हुआ है, वो उस ग्रुप के लिए, वो ग्रुप मेंबर उसको मानने के लिए मतलब तैयार है उस चीज को, ठीक है। तो वो इन चीज में आएगा। बिलीफ, एटीट्यूड, ट्रेडिशन एंड एक्सपेक्टेशन आर शेयर बाय ग्रुप मेंबर इज कॉल्ड ग्रुप नॉर्म्स, ठीक है। ये कम्युनिकेशन, ग्रुप कोहेरेंसी, ग्रुप स्ट्रक्चर, ये नॉर्मली है वर्ड्स। दे आर फ्रेम टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप, दे कैन बी सोशल एंड फेयर इन नेचर, ठीक है। ठीक है, ग्रुप नॉर्म जो बनते हैं, पर्टिकुलर एक ग्रुप संगठन बनाते हैं, जिस तरह से वो कौन सा संगठन है, अरे वो शिवसेना और इस तरह के जो संगठन बनते हैं कि जो पर्टिकुलर एक दल बोलते हैं उसको। हाँ, तो वो पर्टिकुलर एक चीज के लिए उनका माइंडसेट उस तरह से ही रहता है कि नहीं ये सही है तो यही सही है, ठीक है। वो पर्टिकुलर ग्रुप के नॉर्म्स हैं। वो नॉर्म्स अगर वो सोशल फेयर इन नेचर होंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो दल के जो बातें हैं वो अगर
नेशन या पर्टिकुलर पर्सन या उसके रिलीजन को हार्म करती है तो वो ग्रुप नॉर्म्स उस ग्रुप के लिए सही हो सकते हैं लेकिन वो सबके लिए सही नहीं हो सकते। मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये असर्शन रीजनिंग में एक बार पूछा गया था, इस तरह से कुछ स्टेटमेंट था कि ग्रुप नॉर्म्स पर्टिकुलर पर्सन के लिए सही हो सकते हैं, उस तरह से। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करिए, नॉर्मल बात है लेकिन फिर भी मैंने बता दी। ठीक है, नेक्स्ट, द कंज्यूमर्स प्राइस सेंसिटिविटी आज इन्फ्लुएंस बाय, ठीक है, कि कंज्यूमर की जो प्राइस सेंसिटिविटी है वो किस चीज के साथ इन्फ्लुएंस करती है, किसके साथ वो चेंज हो सकती है। ठीक है, कि किससे हो सकती है चेंज, हु बियर द कॉस्ट, वो कॉस्ट कौन बियर कर रहा है। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर डज द प्रोडक्ट रिप्रेजेंट, वो हम किसी चीज को परचेस करेंगे, अगर वो चीज भले ही 800 की हो, हमारे पॉकेट में इतना ना हो, लेकिन फिर भी हमें कभी कभी लगता है नहीं, जो क्वालिटी है उसके हिसाब से इसकी प्राइस सही है। ठीक है, तो हम उसको तब उसको डायरेक्ट हम उसके प्रोडक्ट की उसको उसके एक्सपेंडिचर उसके कॉस्ट के साथ डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हु बियर द कॉस्ट एंड टाइप्स ऑफ रिटेलर वेयर कस्टमर परचेस, ये तो उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कि कौन से रिटेलर से हमने खरीदा, कि क्यों खरीदा, उस तरह से। ठीक है, कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंज्यूमर, ठीक है, कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंज्यूमर, कौन जिसने वो खरीदा है। ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है कि जिसको वो चाहिए, मतलब कस्टमर और कंज्यूमर अलग होते हैं। कस्टमर ने किसी कंज्यूमर के लिए वो चीज अगर खरीदी है तो वो उसको किस तरह से वो कंज्यूम कर रहा है, और नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में उस पर्सन को कितनी नॉलेज है, वो भी प्राइस सेंसिटिव के बारे में पता होता है। ठीक है, कभी कभी हम मार्केट में जाते हैं, हमें तो किसी चीज के बारे में नॉलेज ही ना हो तो हम लूट के चले आते हैं। ठीक है, तो वो उस तरह से ही है कि वो प्राइस सेंसिटिविटी इन्फ्लुएंस करती है। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आगे लिखा है कि क्या है कि, ठीक है, कि इन सिंपल टर्म्स डिटरमाइन द लेवल टू विच बायर और कंज्यूमर आर कॉन्शियस अबाउट प्राइस। प्राइस के रिलेटेड कॉन्शियस चीजें हैं वो कौन कौन सी है, कि प्राइस एंड क्वालिटी, द बायर आर लेस प्राइस सेंसिटिव इफ द प्रोडक्ट ऑफर इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, अगर चीज भले महंगी हो, अगर हम उसको में क्वालिटी फाइंड करेंगे तो हमें वो लगे कि नहीं उसकी प्राइस ठीक है। उस तरह से, जिस तरह से हम ब्रांडेड शोरूम में जाते हैं तब हम इतने प्राइस कॉन्शियस नहीं रहते, जितना लिखा हो हमें लगेगा नहीं वो सही ही होगा। ठीक है, यूनिक वैल्यू हो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड इट्स यूनिक फीचर शेयर द कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इट। ठीक है, यूनिक वैल्यू हमें लगे कि हमारे पूरे गांव में मतलब हो कि ये पर्टिकुलर कार तो कभी आई ही नहीं, ये पर्टिकुलर स्कूटर या स्कूटी आई ही नहीं, या ये पर्टिकुलर ब्रांड का फोन तो कभी हमारे यहाँ पे आया ही नहीं, तो वो यूनिक वैल्यू की वजह से भी हम प्राइस सेंसिटिविटी नहीं अपनाते। ठीक है, एंड बेनिफिट, अगर एक ही चीज के बहुत सारे बेनिफिट हो तो भी हम प्राइस सेंसिटिविटी तब नहीं मानते। ठीक है, कोई चीज एक है कि कभी कभी ये हमारे मम्मी ज्यादा करती है कि अगर कोई एक हमारे लिए कोई शर्ट या टी शर्ट लेके आई, अगर वो एक नंबर ज्यादा भी होगा और हमारे पीछे अगर हमारी छोटी बहन है तो हमें वो क्या होगा कि ठीक है एक नंबर ज्यादा आ गया ना, तुझे पहनना है तो पहन, वरना तेरी बहन पहन लेगी। तो वो क्या है, अगर हमें उसे लगेगा कि हमें चेंज नहीं करवाना लेकिन हमें उससे हो जाएगा तो हम भी उस प्राइस सेंसिटिव को लेट को करते हैं। ठीक है, if the buyer utility to the buyer is high and fulfill the purchase objective efficiently, then the consumer is a less bother about the product price, तब वो प्रोडक्ट प्राइस के बारे में नहीं सोचेगा। पॉइंट्स कौन से हैं कि प्राइस सेंसिटिविटी के बारे में है कि कस्टमर कब प्राइस सेंसिटिव नहीं होगा, अगर प्राइस उसकी क्वालिटी अच्छी है, यूनिक फीचर है, एंड बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट उसको देखता है उस प्रोडक्ट में, फेयरनेस है। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी लीड टू perception of unfair practice among consumers. In such situations, slight increase in the product price may cause a negative impact, increase price sensitivity. ठीक है, अगर चीज फेयर इन नेचर दिख रही है हम लोगों को कि ठीक है कि पर्टिकुलर हर इवन भुज में कुछ चीज मिल रही है वो 100 रुपए किलो है, मांडवी में कुछ मिल रही है वो 150 किलो है, 150 रुपए किलो है, तो वो फेयरनेस नहीं दिखा रहा है। अगर हमें लगेगा वहां पे तो इतनी की है, 150 की, हमारे यहाँ 100 में तो मिल रही है, तो भी हम प्राइस सेंसिटिविटी तब नहीं बनेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर, इफ द प्रोडक्ट डिमांड अ ह्यूज एक्सपेंडिचर और इन्वॉल्व अ हाई कॉस्ट।
ठीक है। हम एक्सपेंडिचर मतलब जहाँ पे ये हम नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू कनेक्ट करके आईफोन है तो हमें लगेगा यार आईफोन बनाने में तो कितना कॉस्ट जाता होगा, तब भी हम उसको उनके कंपनी के एक्सपेंडिचर को सोचते हुए हम वहाँ पे प्राइस सेंसिटिविटी नहीं दिखाते। ठीक है। इन्वेंट्री, इफ द बायर नीड टू मेंटेन स्टॉक ऑफ द गुड्स दे बिकम मोर प्राइस कॉन्शियस। ठीक है। अगर ये एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, हमें इन्वेंट्री मतलब हम गांव में रहते हैं तो हम क्या करते हैं कि 100 किलो 200 किलो गेहूं एक साथ हम रख सकते हैं। तो तब भी हम क्या करते हैं कि हमें जो चीजें बल्क में मिलती है तो हम वहां पे भी प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा नहीं दिखाते कि अगर जल्दी से ले लो, वरना अगर एक साथ सब माल फिर निकल जाएगा तो फिर अच्छा मटेरियल नहीं बचेगा इस तरह से। ठीक है, कि अच्छी धान नहीं बचेगी उस तरह से। ठीक है। तब भी वो हम प्राइस कॉन्शियस तब नहीं रहते। सेंस ऑफ अर्जेंसी, कभी कभी चीजें बहुत अर्जेंट होती है जैसे मेडिकल सर्विस है उस तरह से। ठीक है, कि इमरजेंसी के बाद हमें कुछ लेना हो, इवन हम कभी बाहर गए हो 15 रुपए की चीज पानी की बोतल है पता है, लेकिन कभी कभी हम फिर भी 20-25 रुपए दे के आते हैं क्योंकि हमें उस चीज की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे आसपास कुछ और चीज है भी नहीं। और हम बोलते हैं ना कि यहाँ के टूरिस्ट को फिर हम मतलब लूटा जाता है इस तरह से। तो वहाँ भी सेंस ऑफ अर्जेंसी का दिखती है कि वहाँ पे प्राइस सेंसिटिविटी हम नहीं देखते। शेयर कॉस्ट, व्हेन द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस इज टू बी पेड बाय समवन एल्स। ठीक है। शेयर मतलब हम शेयर करते हैं, अगर 50% उसने दी 50% अलग पर्सन दी, तो जब प्राइस 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है तो हमें लगता है कि हमारा बर्डन कम हो गया, तब भी हम प्राइस सेंसिटिविटी नहीं दिखती। ठीक है। नॉर्मल ये समझ आया कि प्राइस सेंसिटिविटी कम नहीं दिखती। ठीक है। After the concept testing, a firm would engage in which of the following stage in developing and marketing a new product? एग्जाम का मोस्ट फेवरेट ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि हमें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, इसकी ये जो 8 स्टेज है नेट सेट हर जगह देखने को मिलती है कि ये सीक्वेंस में ही हमें याद रखना है। ठीक है, कि फर्स्ट क्या है कि आइडिया जनरेशन। मैंने बोला कि किसी चीज के बारे में आइडिया जनरेट होना चाहिए। ठीक है, कि हम बोले कि मुझे कुछ कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है उस पर्सन को, तो उसको जनरेट होना चाहिए। फिर वो उसको सोचेगा कि मैंने ये पर्टिकुलर मुझे ये बिजनेस करना तो है, लेकिन ये रियल में सब उसको परचेस करेंगे भी या नहीं, या वो वायबल भी है या नहीं। ठीक है, आइडिया जनरेट होना, फिर उसको स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग मतलब पूरा ब्लूप्रिंट निकालने की कोशिश करते हैं कि वो रियल में एग्जिस्ट भी कर पाएगा या नहीं। फिर क्या होगा, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। हम फिर उसको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, कि हमारे माइंड में आइडिया आ गया, हम उसको स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको कॉन्सेप्ट के वाइज भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो टेस्ट होगा या नहीं। ठीक है, जिस तरह से हम नैनो का एग्जांपल ले सकते हैं कि टाटा जी के मन में ये आया कि मुझे इस तरह से एक कार बनवानी है। ठीक है, तो वो एक आइडिया जनरेशन हुआ। ठीक है, फिर वो स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, अपने वो जो इंजीनियर वगैरह हैं तो उनको बोलेंगे कि मुझे ये आइडिया है, मुझे ये आइडिया जनरेट हुआ है, इसके अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग करिए कि ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये स्क्रीनिंग की, फिर उसके बाद उन लोगों ने कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग की कि ये रियल में एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ, सोच लिया ये हो सकता है। फिर क्या होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। फिर वो सोचेंगे कि ये मार्केट में डेवलप्ड होगी या नहीं हमारी ये स्ट्रेटेजी। ठीक है, मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट हुई, फिर बिजनेस एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये तो है नहीं, भले 1 लाख की गाड़ी बनवानी है लेकिन फ्री में तो नहीं बांटनी। फिर बिजनेस एनालाइज करेंगे कि हमें इसमें कम से कम 80,000 की ये बन जाए तो हमें 10-20 हजार हमें इसमें प्रॉफिट हो। ठीक है, बिजनेस एनालाइज। फिर क्या होगा, प्रोडक्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम मार्केट टेस्ट करेंगे। हम प्रोडक्ट हमारी मार्केट में भेजी नहीं है अभी तक, सिर्फ टेस्ट करनी है। पर्टिकुलर अगर 10 गाड़ी नैनो की बन गई है तो ऐसे ही मतलब रेंडमली या फिर पर्टिकुलर उसके एम्प्लॉय हो उनको चलाने देंगे कि आपको कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल है या नहीं। लोग आप ये गाड़ी लेके मार्केट में जा मतलब रास्ते पे जा रहे तो लोगों का रिएक्शन कैसा है, उस तरह से मार्केट टेस्ट कर रहे। फिर क्या होगा, यहाँ इसमें कॉमर्शियलाइजेशन मतलब अभी वो रेडी टू यूज है कि वो प्रोडक्ट एकदम अप टू डेट है। अगर सिलेक्ट हुआ तो ठीक,
नहीं हुआ तो हम उसको बंद कर देंगे। ये समझ आया न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट? इसको सीक्वेंस में ही याद रखना है तो प्लीज ऐसे ही याद रखिएगा। किसी को कुछ डाउट इसमें? नो मैम। ठीक है, आइडिया जनरेट करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, फिर मार्केट स्ट्रेटेजी के बारे में सोचेंगे, फिर बिजनेस एनालाइज करेंगे क्योंकि पैसा, ठीक है, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, उसमें कुछ कमी हो उस तरह से, और मार्केट टेस्ट करेंगे, फिर कॉमर्शियलाइजेशन। तो क्वेश्चन क्या था ऊपर, सीक्वेंस में से ही था, आफ्टर कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, फर्म वुड एंगेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद कौन सी आएगी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के बाद कौन सी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। इस बार ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पूछे, अगर ये पूछे कि मार्केट टेस्टिंग के बाद कौन सी होगी, कॉमर्शियलाइजेशन, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का लास्ट स्टेज कौन सा है, तो कॉमर्शियलाइजेशन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में ही हमें याद रखना है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, in penetration pricing, a business firm seeks to access deeper market penetration by keeping price low, ठीक है। पेनिट्रेशन, इसका तो पहले हमें मीनिंग समझना है कि पेनिट्रेशन मतलब क्या। Penetration pricing, a business firm seeks to access deeper market penetration by keeping price low so they can attract consumer with their low price that will give them big market share। कोई इसका एग्जांपल बताएगा पेनिट्रेशन का? बेस्ट जियो, ठीक है, जियो ने पहले क्या किया, सबसे कीपिंग प्राइस लो, कस्टमर को एक्वायर करने के लिए उसने तो पहले प्राइस लो किया, पहले तो उसने फ्री में ही बांटे, फिर क्या किया, धीरे धीरे चार्ज किया, और अब तो इतना हाई चार्ज हो गया है कि अब हमारे पास कहीं और ऑप्शन ही नहीं है कि हम और कहीं जा सके, क्योंकि जियो ने आया, ठीक है, उसने क्या सोचा कि पहले तो मुझे कस्टमर चाहिए, ठीक है, तो उसने पहले प्राइस को एकदम नील रखा, फिर लो किया, फिर मॉडरेट किया। उससे क्या होगा, जो अलग जो दूसरी कंपनीज थी, ठीक है, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब, तो उन सब का बिजनेस ठप हो गया। तो वो क्या हुआ कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग में उसने सबसे पहले क्या किया कि प्राइस को लो रखा, ठीक है। एक पेनिट्रेशन है और एक प्रीडेटरी है, ठीक है, प्रीडेटरी, ठीक है, दोनों सेम साउंड करके लेकिन अलग है। प्रीडेटरी में कौन सी है कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग अलाउड इन इंडिया, लेकिन प्रीडेटरी प्राइस इज नॉट अलाउड इन इंडिया, ठीक है। प्रीडेटरी में क्या है कि वो बंदे का इंटेंशन ही है कि वो कंपटीशन को एकदम खत्म करके सिर्फ मार्केट में अपनी मोनोपोली चलाना चाहता है, ठीक है। तो वो ऐसी चीज, ऐसा कंपटीशन तो गवर्नमेंट मतलब कि ऐसा करने नहीं देगी। तो अगर हमें पूछे कि पेनिट्रेशन और प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी में कौन सी ऐसी पॉलिसी है कि जो एथिकल नहीं है, तो कौन सी है, प्रीडेटरी, जबकि पेनिट्रेशन तो अलाउड है, ठीक है, वो लो, स्टार्टिंग में लो। प्रीडेटरी में भी लो रखते हैं लेकिन उसका इंटेंशन बुरा होता है, मतलब कि वो कंपटीशन को ही खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पेनिट्रेशन में इंटेंशन, हमें भी पता है कि इंटेंशन दोनों में सेम ही होता है कि उसको कंपटीशन खत्म करना है, लेकिन हम एज अ बुक की भाषा में हम बोले तो पेनिट्रेशन अलाउड है और प्रीडेटरी अलाउड नहीं है, ठीक है। और इसका है एक पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कंस्ट्रक्ट विथ स्कीमिंग प्राइसिंग, कौन से, ठीक है, एक पेनिट्रेशन है, प्रीडेटरी समझी हमने, और एक स्कीमिंग प्राइसिंग है, ठीक है। स्कीमिंग प्राइसिंग, स्कीमिंग में क्या होता है, प्राइस यहाँ पे स्टार्टिंग में ही वेरी हाई होती है, ठीक है। हाई क्यों रखते हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट को इकट्ठा करके निकल जाना चाहते हैं, ठीक है। स्कीमिंग प्राइसिंग, इसके नाम पर से समझिए, स्कीमिंग इज लाइक अ क्रीम, तो कोई भी क्रीम हो, इवन आइसक्रीम हो या फेयरनेस क्रीम हो, ठीक है, तो वो महंगी होती है, तो ऐसे याद रखिए कि हाई होती है, स्टार्टिंग में ही क्या होती है, हाई होती है। क्यों हाई होती है कि वो स्टार्टिंग में ही ज्यादा से ज्यादा गेन करके मार्केट से जाना चाहते हैं, ठीक है। और जहाँ अगर वो मार्केट से जाए भी नहीं, तो अगर वो नॉर्मल रहेंगे तो फिर धीरे धीरे लो कर देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में उनकी प्राइस हाई होती है, ठीक है। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट तो प्लीज बता दीजिए।
नो मैम। इन 3 चीजों में किसी को कुछ डाउट? ठीक है, नेक्स्ट, in which of the following stage of product life cycle company reduce self promotion to take advantages of heavy consumer demand? ठीक है, ये 4 लाइफ साइकिल है, ठीक है, कंपनी की। पहले तो इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। ठीक है, एक एक करके समझेंगे, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर पे जाएंगे। ठीक है, और कौन से, द टर्म प्रोडक्ट लाइफ रेफर टू द लेंथ ऑफ द टाइम product is introduced to customer into market until it is removed from the shelves। ठीक है, वो जहां से कस्टमर ने शुरुआत की और जहां हुआ उस पूरी जर्नी को प्रोडक्ट की हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी है? इंट्रोडक्शन। दिस फेज जनरली इंक्लूड अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कैंपेन फोकस ऑन मार्केटिंग कंज्यूमर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, नॉर्मल है, इसमें क्या क्या समझना है कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसके कीवर्ड्स को याद रखिए, क्योंकि इसमें कैसे क्वेश्चन में कैसे पूछा है कि कौन सी लाइफ साइकिल है कि जो सेल प्रमोशन को रिड्यूस करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी की पॉइंट्स को याद रखिए। इस बार ग्रोथ से पूछा, इंट्रोडक्शन से पूछ सकते हैं, मैच्योरिटी से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है, मार्केट कैंपेन पर फोकस करते हैं, और फिर क्या होता है कि क्यों करते हैं फोकस? क्योंकि कंज्यूमर अवेयर हो जाए प्रोडक्ट के और प्रोडक्ट के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में। पहले जियो जब इंट्रोड्यूस हुआ तो कितनी उसकी एडवर्टाइजमेंट आती थी, अगर हम आईपीएल भी देखते थे तो उसमें पूरा जियो जियो जियो। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, कंज्यूमर उस चीज के बारे में अवेयर हो। ठीक है, वो उसका मेन टारगेट था। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये हुआ कि पहले तो कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में जानेगा, तभी तो उसको परचेज करेगा ना। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये हुआ। ग्रोथ में क्या है, इफ द प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल। ठीक है, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में पता चल जाएगा कि वो सक्सेस है या फेल है। ठीक है, द प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल, इट देन मूव टू द ग्रोथ स्टेज where it is time to reap the benefit of promotional cost done in introduction stage. As the demand of the product is increasing, this is characterized by growing demand and increasing production and expansion in its availability। ठीक है, ग्रोथ में क्या होगा कि अब एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा हमें खर्च नहीं करना। अब हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, अब हम प्रोडक्शन में ध्यान देंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट तो हमने बहुत कर ली कि जियो का ये कार्ड लो, ये कार्ड लो। ठीक है, लेकिन अब वो ग्रोथ स्टेज में आ गया। अब 1 करोड़ डिमांड के सामने अगर उनके पास 50,000 ही कार्ड्स है बने हुए, तो वो नहीं चलेगा ना। तो उनको एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ वो भी मतलब मैच करना होगा कि उनका ग्रोथ स्टेज को के माइंड में भी ध्यान रखना होगा कि हमें उसके साथ प्रोडक्शन के ऊपर भी इतना ही ध्यान देना है। ठीक है, कि वो अगर मार्केट में अगर वो चल जाए तो उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। ग्रोथ में ये हुआ। मैच्योरिटी में क्या होगा, दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेज। एग्जाम में पूछा जाता है कि हम तब कम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रोथ से स्टेज में प्रॉफिटेबल होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या मैच्योरिटी में। तो प्रॉफिटेबल स्टेज है, मेजोरिटी में प्रॉफिटेबल होती है। ठीक है, व्हाइल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिक्लाइन। क्यों? क्योंकि अब वहां पे उसको सब आइडिया है, कंपटीशन के बारे में भी आइडिया है, प्रोडक्शन के बारे में भी आइडिया है कि रेगुलर एनुअली कितनी डिमांड रहती है, या XYZ जो भी छोटी मोटी बातें होती है सब के बारे में आइडिया रहता है। सिवाय कि जो कोविड जैसी कुछ सिचुएशन आ जाए तो वो एक अनअवेयर सिचुएशन के बारे में उनको आइडिया नहीं होता, उसके अलावा सब चीजों के बारे में उनको आइडिया हो जाता है, तो वहां पे वो प्रॉफिटेबल स्टेज में होते हैं। ठीक है, एंड देन डिक्लाइन। हर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक डिक्लाइन स्टेज आता ही है। ठीक है, प्रोडक्ट टेक ऑन इंक्रीज कंपटीशन एज अदर कंपनीज इमीडिएट। ठीक है, नॉर्मली मैं बता दूं डिक्लाइन में क्या होगा कि अच्छा प्रोडक्ट है, मार्केट में आया, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट की, ग्रोथ हुई, मैच्योरिटी में बहुत प्रॉफिट कमाया, लेकिन अब वो उसकी कॉपी भी तो स्टार्ट हो जाएगी ना। ठीक है, उसके जैसा ही प्रोडक्ट अगर उसके कॉम्पिटिटर बनाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा कि कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट को बनाएंगे तो वो लो प्राइस में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो रियल
कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रियल है, या कभी कभी रियल जैसे ही जो डुप्लीकेट चीजें बनती है वो ज्यादा लुक में अट्रैक्टिव भी लगती है और सस्ती भी होती है, तो हम वो ज्यादा लेना प्रीफर कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो रियल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन स्टेज में चला जाता है। नॉर्मल समझ आया इतना कि डिक्लाइन स्टेज में फिर क्या होता है, प्रोडक्ट एकदम प्रोडक्ट में लॉस मार्केट शेयर एंड बिगन इट्स डिक्लाइन। ठीक है, प्रोडक्ट अपनी मार्केट शेयर को लॉस कर लेता है। नॉर्मल इंट्रोडक्शन से लेकर तो यहाँ कंपनी रिड्यूस सेल प्रमोशन रिड्यूस कर देगी, क्योंकि अब उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन में उस जो खर्चा है उसको वो प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करेगी। सेल्फ प्रमोशन की अभी जरूरत नहीं है, वो सब हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, नॉर्मल इतना समझ आया? ठीक है, which of the following is not the main stage in customer relationship life cycle? ठीक है, कौन सा स्टेज इन कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल में ये कौन सा स्टेज नहीं है? फर्स्ट कौन सा? कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर डेवलपमेंट, कस्टमर एनोयंस, ये नहीं है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर कितना नॉर्मली है, अगर हमने ये पढ़ा भी ना हो तो भी हम समझने की कोशिश करें ना कि ये जो 3 वर्ड्स है कहीं ना कहीं में भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कस्टमर कितना हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन होगा वो हम प्रोडक्ट को तुरंत सेल करके या नहीं बता सकते, वो कोई भी स्टेज में नहीं होता। ठीक है, कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन किसी स्टेज में इंक्लूड हम करें उस तरह से। ठीक है, हम उसको एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। ये इसका की इसको सीक्वेंस में ही याद रखना है। ठीक है, कि जो कस्टमर रिलेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मॉडल है, ठीक है, सेवरल की स्टेप्स हैं। ठीक है, कि इस तरह से होता है। पहले तो क्या है, अप्रोच, business located potential lead, demonstrate the value of the product or service, begin offer and show the leads how they can become customer. नॉर्मल पहले तो हमें अप्रोच देखनी है कि बिजनेस अपनी अप्रोच कैसे रखता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल वही अप्रोच हम ऐसे बनाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे पास आए। एक्विजिशन में क्या होगा, द लीड एंटर द सेल पाइपलाइन। ठीक है, ये एक सीक्वेंस में चलेगा। एज दे प्रोग्रेस बिजनेस विल नीड टू बी एबल टू कंटिन्यू डेमोन्स्ट्रेट प्रोडक्ट वैल्यू व्हाइल आल्सो एड्रेसिंग एनी कंसर्न दैट मे अराइज। ठीक है, एक्विजिशन अप्रोच, हमने अप्रोच बना ली कि हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को एक्वायर करना है। ठीक है, एक्विजिशन फिर हम उसको एक्वायर करके रखेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, कस्टमर को फिर क्या करेंगे, रिटेंशन करके रखेंगे, हमारे पास बना के रखेंगे। ठीक है, अगर फिर लॉयल्टी, हम उसकी फिर लॉयल्टी चेक करेंगे। पर्टिकुलर पर्सन ने हमारी प्रोडक्ट ले तो ली, लेकिन फिर हम उसकी फीडबैक चेक करेंगे। अगर कस्टमर एनओएंस का सब्जेक्ट पे यहीं पे आता है। ठीक है, एनओएंस मतलब क्या, उसका अगर प्रोडक्ट उसने परचेस तो कर लेगी लेकिन उसका एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं हुआ, बैड एक्सपीरियंस हुआ, वो भी उस स्टेज में ही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए कस्टमर एनआईएंस था ना, तो वो एक नेगेटिव टर्म में था, ये लॉयल्टी का ऑपोजिट था। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन हम नहीं बता सकते कि वो होगा कि नहीं। ठीक है, उस तरह से तो पहले अप्रोच बनाएंगे, फिर एक्विजिशन, डेवलपमेंट, रिटेंशन एंड लॉयल्टी और एनओएंस। ये इसकी स्टेज है। कौन सी किसकी स्टेज है, कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट, इन मार्केटिंग DSA स्टैंड फॉर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। कुछ फुल फॉर्म मैंने बोले थे ना कि यहाँ पे मैंने 1-2 ऐड किए है, लेकिन आपको कहीं भी फुल फॉर्म मिले ना तो याद रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म अगर डायरेक्ट ना पूछे ना तो मैथ में पूछ सकते हैं उस तरह से। ठीक है, DSA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट, मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल्स नीड टू बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ। जो ऑटोमोबाइल मार्केट है उनको सेगमेंट वाइज हम कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि किस तरह से कंसीडर करते हैं, उसके बाइंग बिहेवियर से, उसके साइकोग्राफिक बिहेवियर से, जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक अल्सो। ठीक है, बाइंग बिहेवियर, परचेस, वो पर्टिकुलर पर्सन है, कस्टमर है, वो उसको परचेस करना भी चाहता है या नहीं, उसके पास उतनी मनी भी है या
नहीं, ठीक है, ऑटोमोबाइल को परचेस करने की। फिर साइकोग्राफिक, ठीक है, उसका माइंड है भी नहीं या नहीं, ठीक है, उसका एटीट्यूड उसके टुवर्ड्स कैसा है कि मुझे परचेस करना है या नहीं करना, ठीक है। जियोग्राफिक मतलब क्या कि कुछ कुछ गाड़ियां या स्कूटी बाइक जो भी होती है, गाड़ियों के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ कुछ गाड़ियां ऐसी होती है कि पर्टिकुलर रास्तों पर ही चल सकती है, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग भी सेगमेंट बनाते। और डेमोग्राफिक मतलब क्या कि जो कस्टमर उस चीज को परचेस कर रहा है वो किस स्टेज में है, ठीक है, वो उसने उसकी अभी अभी जॉब लगी है और उसने गाड़ी परचेस की है, या अब वो मिड एज में है और उसके बच्चों ने उसको परचेस करके दी है, या उसने खुद अपने पेंशन से, मतलब जिस तरह से भी परचेस की है, ठीक है, वो सिंगल है या उसके मैरिड है, वो अपने किस तरह से कंफर्ट में से वो उसने सेल किए, उसके वो सब सेगमेंट पे उसकी असर होती है, ठीक है। ये नॉर्मल सब है पॉइंट्स। तो सबके सेगमेंट का इन चारों चीजों का इफेक्ट होता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल कंपनी को इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही पर्टिकुलर सेगमेंट बनाना चाहिए इस तरह से। नेक्स्ट, in which of the following price adjustment strategy a company reduce price to reward customer response such as a volume purchase, paying early or promoting the product, ठीक है। तो ये कौन सी है प्राइसिंग? यहाँ पे हमने आगे भी प्राइसिंग वाला देखा ना कि प्राइस का हमारे ऊपर कितना इफेक्ट होता है, तो वही है कि प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताई गई है कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो पहली कौन सी है? डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग, ठीक है, कि फर्स्ट वन ऑफ द प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजीज अप्लाइड इन अ लार्ज शेयर ऑफ बिजनेस। ये डिस्काउंट वही है, डिस्काउंट वही देगा ना कि जिसका बहुत लार्ज अमाउंट में बिजनेस होगा। हम और आपके जैसे बंदे तो डिस्काउंट दे नहीं सकते, ठीक है, कि जो इतना बड़ा बिजनेस कर रहा होगा वही डिस्काउंट देगा, अलाउंस देगा, ठीक है। स्पेशली इन B2B बिजनेस दिस प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी इज रादर कॉमन, ठीक है, मोस्ट कंपनी देती ही है इस तरह से। डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग भी होती है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी होती है, ठीक है। आजकल यही होता है कि ठीक है ना, जस्ट 99 199, मतलब कि जो ऑड वन प्राइसिंग होती है कि हमें लगता है कि ये चीज 1 रुपए से भी चीप हो जाती है, ठीक है। 199, अरे भाई 200 रुपए की है, 200 बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, हम वैसे भी 1 रुपए फिर चेंज नहीं भी लेते, ठीक है। तो वो 190 मतलब वो 200 की है, लेकिन हम बताएंगे ऐसे कि जस्ट 199, तो हमें वो चीज कम लगेगी, ठीक है। वो साइकोलॉजिकल प्राइस भी होती है, ठीक है। प्रमोशन प्राइसिंग, प्रमोशन मतलब क्या कि जो स्पेशल इवेंट होते हैं, ठीक है, मोर कस्टमर कुड बी यूज प्रमोशन प्राइसिंग, जहाँ पे स्पेशल सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। प्रमोशनल प्राइसिंग कुड टेक द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट्स फ्रॉम नॉर्मल प्राइसिंग टू इंक्रीज सेल्स एंड रिड्यूस इन्वेंट्रीज, ठीक है। प्रमोशन जब हमें किसी चीज का प्रमोशन करना होता है उस वक्त की जो प्राइस होती है वो, ठीक है, ये कौन सा टेम्पोरली प्राइसिंग प्रोड्यूस बिलो द लिस्ट प्राइस, समटाइम इवन बिलो कॉस्ट टू इंक्रीज शॉर्ट रन सेल्स। शॉर्ट रन सेल्स के लिए हम प्रमोशन करते हैं कि बोलते हैं ना, प्रमोशन स्ट्रेटेजी है कि पहले हम एकदम प्राइस लो रखेंगे, फिर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आ जाएंगे, फिर हम अचानक से प्राइस बढ़ा देंगे, ठीक है। डायनेमिक प्राइस क्या आती है, ठीक है, कि इट एडजस्ट प्राइसिंग कंटिन्यूअसली टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर एंड सिचुएशन। डायनेमिक मतलब ये चेंज होती रहती है पर्सन टू पर्सन। नॉर्मल, तो ये समझ आया कि प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी कौन कौन सी है? डिस्काउंट एंड अलाउंस, साइकोलॉजिकल, प्रमोशन एंड डायनामिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? कंपनी रिड्यूस प्राइस टू रिवॉर्ड कस्टमर। अगर हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होता तो हम थोड़ा कॉमन सेंस से इसको आसानी से बना ले। किस तरह से? मैंने बोला जहाँ पे प्राइस रिड्यूस की बात आए तो हम ऑब्वियसली वहां पे क्या देंगे? डिस्काउंट। नॉर्मल, समझ आया? ये भी एक सीक्वेंस ही है, हमें सीक्वेंस वाइज ही याद रखना है। कौन सा सीक्वेंस है? कि मार्केटिंग प्रोसेस, मार्केटिंग अरे इन द फॉलोइंग स्टेप्स मार्केटिंग प्रोसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस है मार्केटिंग प्रोसेस का। पहले क्या करेंगे हम? ये तो फर्स्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है, स्टेप कौन सी है? अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड एंड वांट। पहले तो हमें कस्टमर मार्केट प्लेस को आइडेंटिफाई करना है, कस्टमर की नीड एंड वांट्स को
जानना है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पर्सन इंडस्ट्री अगर कच्छ में सेटल होना चाहती है तो यहाँ के जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड या यहाँ के जो कस्टमर है उनकी नीड एंड वांट के बारे में भी उसको अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जिस तरह से मैंने बोला कि गुजरात में अदर स्टेट के कंपैरिजन में यहाँ पे वेजिटेरियन हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो अगर उसको यहाँ पे कोई नॉन वेज सेटल करनी है तो वो उस तरह से उसको कंसीडर करेगा, ठीक है। डिजाइन अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कस्टमर को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को उसके प्लेस पर अवेलेबल करवाएगा, ठीक है। उस तरह से वो उस कस्टमर की नीड को डिजाइन करेगा, ठीक है। कस्टमर नीड को क्या वो स्ट्रेटेजी को ऐसे डिजाइन करेगा कि वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाए। स्टेप 3 क्या है? कंस्ट्रक्ट अ मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू, ठीक है। उसने सब कर लिया, मार्केट को अंडरस्टैंड कर लिया, फिर कस्टमर की मतलब मार्केटिंग को पूरे मतलब चारों 360 डिग्री उसने स्ट्रेटेजी बना ली कि मुझे ये करना है, कस्टमर को इस तरह से उसने डिजाइन कर लिया। फिर क्या करेगा वो? मार्केट प्रोग्राम बनाएगा और उसको सुपीरियर वैल्यू डिलीवर करेगा। फिर क्या करेगा? बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट, ठीक है। उसने थर्ड स्टेज पर प्रोडक्ट को सेल कर दिया है, ठीक है, ठीक है। सुपीरियर वैल्यू उसने डिलीवर कर दिए। फिर वो क्या करे? बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप, फिर वो उसके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप मेंटेन करेगा, ठीक है। फीडबैक लेगा, अगर वो कस्टमर को वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो उसके वो रिप्लेस करके देगा, उस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। फिर क्या करेगा? कस्टमर प्रॉफिट एंड कस्टमर को फिर वो रिटेन करके रखेगा और जो पोटेंशियल कस्टमर है उनको भी लाने की कोशिश करेगा, ठीक, कैप्चर करके रखेगा उन सबको। तो ये सीक्वेंस में ही है, ऐसे ही पूछे ये जरूरी नहीं है, लेकिन उनके जो की पॉइंट्स है हमें वो याद होनी चाहिए कि क्या है। मार्केट प्लेस को अंडरस्टैंड करना, फिर डिजाइन करना, फिर कंस्ट्रक्ट करना, फिर बिल्ड करना और फिर कैप्चर करना, ठीक है। ये जो कीवर्ड्स मैंने बोले ना, ये वाले डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, बिल्ड, कैप्चर, फिर मार्केट प्लेस, ये कीवर्ड्स हम याद रखेंगे क्योंकि पूरा याद तो पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारा हो जाएगा हौच पौच पे, ठीक है। तो इसमें भी यही है सीक्वेंस, हमने समझा वही सीक्वेंस इसको लगाया हुआ है, ठीक है। Which one of the following demands state the consumer are adequately buying all products put into the marketplace, ठीक है। all products put into marketplace, तो वो क्या है? फुल डिमांड है, सभी चीज जो मार्केट में उसने बेचने के लिए रखी है, कस्टमर ने वो सब की सब क्या कर ली है? बाय कर ली है। तो क्या है वो? फुल डिमांड। मैंने फुल डिमांड का मैंने आगे एक कॉन्सेप्ट बताया था डेफिनेशन में, प्रोडक्ट वाला था, फर्स्ट हमने डेफिनेशन की था। धरतो नहीं यार तू। माइक ऑफ करजो प्लीज कैंडिडेट। ठीक है, तो वो फुल डिमांड रहती है, ठीक है। प्रोडक्ट में मैंने क्या बोला था कि जो प्रोड्यूसर है वो ऐसा मानेगा कि हमें सिर्फ प्रोडक्शन पर ही ध्यान देना है, कस्टमर तो क्या है कि जो भी हम बेचेंगे वो ले लेंगे, तो वो उसी टाइप में आएगा कि ये क्या है? फुल डिमांड है, ठीक है। कस्टमर्स आर एडुकेटली बाइंग ऑल द प्रोडक्ट पुट इनटू द मार्केट, जो भी बेचना रखा है वो सब के सब वो परचेस कर लेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल है। मेनली कितने टाइप की डिमांड है? 8 टाइप की डिमांड है। कौन कौन सी? नेगेटिव डिमांड, फर्स्ट क्या है? की पॉइंट्स को ही हम कंसीडर करेंगे कि नेगेटिव मतलब क्या, कि हमें वो उसकी डिमांड है, जरूरी है हमारी लाइफ के लिए या सोसाइटी के लिए जो भी हो, मगर हम वो करवाना नहीं चाहते। लेकिन किस तरह से? कुछ डेंटल वर्क है या लाइफ इंश्योरेंस है, बट अभी हम लाइफ मतलब कुछ फैक्ट्री होती है कि पूरे 1 साल का उसने इंश्योरेंस ले लिया कि आग लगेगी ये वो, ठीक है। तो 1 साल में अगर उसके यहाँ पे आग नहीं लगी तो वो उसके पैसे तो वेस्ट हो गए ना, इस तरह से। तो वो नेगेटिव डिमांड है लेकिन उसको करवानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है? अनहोलसम डिमांड। तो किस तरह की होती है कि हमें पता है कि कुछ चीजें होती है कि जो
अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसकी डिमांड करते हैं। जैसे कि सिगरेट है, अल्कोहल है, कुछ मूवीज है जो बैंड है, वो मूवी है, गन्स है, तो वो उन सब की चीजों की डिमांड होती है। लेकिन वो कौन सी है? अनहोलसम डिमांड है, फर्स्ट नेगेटिव, अनहोलसम। नेक्स्ट कौन सी है? नो डिमांड। कभी कभी किस चीज की डिमांड ही नहीं होती, क्योंकि हमें उस चीज के बारे में पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो हमें अगर उस चीज के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम उस चीज की डिमांड ही नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, तो किसी किसी बच्चों को पता भी नहीं होगा कि क्रैश कोर्स भी है, सब अच्छा करवाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये क्या हो गई? नो डिमांड, मतलब उस तरह से, ठीक है। तो लेटेंट डिमांड क्या होती है कि जिस चीज की द नेम सजेस्ट द डिमांड विच इज कस्टमर रियलाइज लेटर। नाम से ही पता चलता है लेटेंट मतलब कि हमें मैंने अभी बोला ना, नो डिमांड मतलब कि जिनको क्रैश कोर्स के बारे में पता ही नहीं है। लेटेंट डिमांड मतलब क्या कि अभी ये जो 10 दिन का हमारा प्रोग्राम था वो खत्म होने को है, मतलब लास्ट लगभग ठीक है। तो अभी किसी बच्चे को, अगर किसी लर्नर को कल पता चले कि अरे वाह अच्छा है, यहाँ पे क्रैश कोर्स भी चल रहा था, तो वो उसको बाद में रियलाइज होगा, ठीक है, तब उसको डिमांड होगी। लेकिन तब तो उसको ये, अगर ये रिकॉर्डेड है ये सब नेक्स्ट बात है, लेकिन तब तो वो 10 दिन का तो वो चला गया ना, ठीक है, तो वो उसको बाद में रियलाइज करेगा, तो वो क्या होगा? लेटेंट डिमांड, ठीक है। नो डिमांड, लेटेंट डिमांड, फिर क्या होगा? डिक्लाइन डिमांड, ठीक है। डिक्लाइन डिमांड में क्या है कि पहले कैसे सीडी थी, डीवीडी थी, अब तो सिर्फ वो पेन ड्राइव, ये सब चल रहा है, ठीक है। तो जो डिक्लाइन डिमांड में वो सभी चीजें ही आएंगी। इरेगुलर डिमांड जो कभी कभी होती है सीजन वाइज, ठीक है, सीजन जब सीजन होती है तब उसकी हाई डिमांड होती है। अभी स्वेटर ये सब चीजों की डिमांड है, एसी वगैरह सब बंद है, ठीक है, तो वो इरेगुलर डिमांड है। फुल डिमांड कब कैसे होती है कि जो सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट एंड कंपनी, ठीक है। फुल डिमांड हर साल एक जैसी ही होती है। और ओवर फुल डिमांड मतलब क्या कि कभी कभी ओवरफुल डिमांड इस तरह से होती है कि कभी कंपनियां डी मार्केटिंग भी अपनाती है, ठीक है, कि कभी कभी कंपनियां अपने यहाँ पे जानबूझकर अपनी डिक्लाइन करवा देती है सेल को, कि ओवरफुल डिमांड वो पूरी नहीं कर पाती उसकी वजह से, ठीक है, तो वो डी मार्केटिंग में आ जाएगी। इतना समझ आया? अरे देख अपने जवान उसने तेरा खाने पड़ी नहीं था मारू मगर जाने ने तो मेरी अब ताकत के लिए मारू तो नौरो करने की देखा था ना। મેડમ આપનું અનમ્યુટ કરો એટલે થશે. મેં એકદમ બધાને મ્યુટ કરી દીધા છે. अच्छा, ओके सर, मैं कंटिन्यू ही करूं या फिर क्या करना है? ના વાઇન્ડ અપ કરો, ટાઈમ તો થવા એમ તો બરોબર. અને પીપીટી શેર કરી દેજો એટલે વિદ્યાર્થી વાંચી લેશે, વાંધો નથી. પણ ઘણું સારું કરાવ્યું તમે, ક્વેશ્ચન વાઇઝ ટોપિક બધા ડિસ્કસ કરાય. हाँ सर. સ્ટુડન્ટ્સ, ડુ યુ હેવ એની ક્વેશ્ચન પ્લીઝ? માર્કેટિંગ બાબતે તમારો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો મેડમ ને પૂછી લો. સ્ટુડન્ટ સંદીપ, जानकी, जल्पा, दरेक जन जागो छो? मैम रिंकल, हाँ बोलो बोलो. हाँ मैम आमा प्रिपरेशन आज रीते करवानी क्वेश्चन वाइज के क्वेश्चन में जे ऑप्शन आवे छे एना आधारे ज आखू बधु रेडी करी करीने तमे जे रीते कराव्યું છે એમ અત્યારે કરાય તો एक्चुअली બટ હવે તમારી પાસે ટાઈમ નથી, એટલો એક્ઝામ છે ને એટલે ટાઈમ નથી. અગર તમે નેટમાં કરતા હો ને તો આવી રીતે કરો તો વધારે બેટર રહે. मैडम क्वेश्चन ओपन कर दो, क्वेश्चन आओ तो 2 मिनट क्वेश्चन नहीं, કેમ કે તમને વધારે આઈડિયા આવતી હવે તમારી પાસે क्वेश्चन नहीं ટાઈમ चलाओ. હતો. क्वेश्चन शो करो तो खाली जस्ट. अच्छा, ऊपर ना? हाँ कोई पण क्वेश्चन તમે ખાલી क्वेश्चन शो करो बस क्वेश्चन. हाँ ओके ओके ओके. હવે દરેક વિદ્યાર્થીને એક સૂચના, વચ્ચે એક બે બેનનો ફોન આવ્યો હતો અને મેં સમજાવ્યું હતું પણ ખરું, અને મારી આ પહેલાથી વિદ્યાર્થીને કહેવાની ટેકનિક છે જ. આજે મેડમે તમે સમજાવ્યું એ ટેકનિક બરાબર જ છે કે તમે કોઈ પણ એક પેપર આજે ઉઠાવો, સમજો 50 માર્ક્સનું ક્વેશ્ચન પેપર છે. હવે એક ક્વેશ્ચન પેપર તમે સોલ્વ કરો છો, રાઈટ,
ખરેખર તો ક્વેશ્ચન પેપર સોલ્વ કરવાનું ક્યારે હોય? જ્યારે તમારું બધું સિલેબસ વંચાઈ જાય પછી થોરોલી તમારે એને પ્રેક્ટિસ કરવાની હોય, રાઈટ? પણ હું જે ટેકનિક કહું છું કે તમે કદાચ પેપર સોલ્વ કરતા હોય ડાયરેક્ટલી તો પછી એ રીતે કરવા પડે. જેમ કે આ ક્વેશ્ચન જ સમજો કે which one of the following demands state the consumer are adequately buying the all products put into the marketplace. હવે આપણને ખબર છે કે ક્વેશ્ચનની સામે આન્સર તો એક જ છે, ક્વેશ્ચનની સામે આન્સર તો એક જ છે, રાઈટ? તો એ તો તમને ખબર પડી, પણ બાકીના જે 3 ટોપિક છે એ બીજે ક્યાં ટચ થાય છે એનું પણ તમારે બરાબર રિફર કરી લેવું પડે જોડે જોડે. જેમ કે તમે ક્વેશ્ચનનો આન્સર વાંચો તો બરાબર છે, પણ તમને એ ખબર પડી કે આનો આન્સર આ થાય, પણ બાકીના 3 ટોપિક આના કેમ નથી લાગુ પડતા? એ કારણ તમારા જોડે તમારા જે નોટ્સ બનાવો એમાં તમે ક્વેશ્ચન પેપર સોલ્વ કરતા હોય તો તમારે 4 ટોપિક જો એક ક્વેશ્ચન આવો તમે કરો છો તો તમારી જોડે એક ક્વેશ્ચનની જોડે તમે 4 ક્વેશ્ચન કરો છો સોલ્વ, રાઈટ? એવી રીતે તમારે એવા 50 ક્વેશ્ચન કરો તો 50 ગુણ્યા 4 કરો તો 200 ક્વેશ્ચન તમારો સોલ્વ થશે, રાઈટ? એટલે આ એક ટેકનિક છે જેના કારણે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ, રાઈટ, એ 10 પેપર કરે ને, 10 પેપર, તો 10 પેપરની અંદર સમજો કે 100 ક્વેશ્ચન છે તો 100 ગુણ્યા તમે 10 કરો એટલે 1000 થાય, રાઈટ? અને 1000 ની સામે તમે ગુણ્યા 4 કરો એટલે 4000 ક્વેશ્ચન તમે સોલ્વ કર્યા. એટલે આ પણ એક નવી ટેકનિક મેં ઘણા વિદ્યાર્થીઓને બીજું કે આમાં તો ઘણા બધા જીપીએસસી પણ પાસ થયેલા છે આ મેથડથી, તો બરોબર કે વંચાઈ જાય પછી આ તમે ટેકનિક યુઝ કરો. પણ મેં કીધું ને કે પહેલા થોરોલી વંચાઈ જવું જોઈએ, રાઈટ? એટલે જે ટોપિક તમારો વંચાઈ ગયો છે અને તમે સોલ્વ કરો છો તો ઇટ વિલ બી વેરી ઇઝી, કે તમને ખબર હશે કે આ ટોપિક ક્યાં ટચ થઈ છે. પણ જો તમે વાંચ્યું નહીં હોય તો એ બદલે તમારે રિફર કરવું પડશે. જેમ મેડમે તમને કેમ અહીંયા એક ટોપિકનો આ એક ક્વેશ્ચન સમજાયો કે આનો આન્સર આ છે, બાકીના 3 ટોપિક છે નીચે મેડમે અંદર કહ્યું કે આ કેમ નથી, તો કે એનો મિનિંગ આ છે, એનો મિનિંગ આ છે, રાઈટ? તો એ રીતે તમારે થોડું પ્રિપેરેશન કરવાની થશે, પ્લીઝ. અને મેડમે ખૂબ જ સરસ કરાવ્યું છે. મેડમ 79 પીપીટી મેડમે બનાવેલી છે પેજની, વાહ, બરાબર. એટલે વિદ્યાર્થી જો વાંચશે તો ખરેખર એમને માર્કેટિંગમાં બીજું જોવું નહીં પડે, રાઈટ? આપણે અત્યાર સુધી બધા સ્પીકર મેડમ આપેલા એક 10 દિવસ માટે આપણે 21 જેટલા કેન્ડિડેટ હાયર કર્યા છે મેડમ. કેટલા? 21. તમને કહું કે હું જીજી કોલેજમાં ભણાવતો એમકોમમાં, બરાબર, તો અમારે ત્યાં વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી છે ને, ખાલી એમકોમ ના વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી આટલા હતા 22. બીકોમમાં તો જનરલી ફેકલ્ટી હોય જ, પણ અમારી કોલેજ સ્ટેન્ડ હતી ત્યાં એસીએ કેમ્પસ કે એમકોમ ના 2 કે 3 ક્લાસ હોય ઇંગ્લિશ મીડિયમના, રાઈટ? એના માટે અમે 22 ફેકલ્ટી બોલાવતા, એટલે અમારી વેરાયટી બહુ બધી રાખતા એમ. એટલે મને અહીંયા કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં બોલાયો ને સાહેબે, એટલે મને કહે સર તમે ઓફલાઈન રાખો. મેં કીધું સાહેબ સોરી, ઓફલાઈન મને નહીં ફાવે, કે ઓફલાઈન બધા મેં કીધું કોઈ, મેં કીધું અમદાવાદથી કે બહારથી કોઈ નહીં આવી શકે. મારા પાસે એક સોલ્યુશન છે કે ઓનલાઈન તમે રાખો, રાઈટ? સ્ટુડન્ટ માટે પણ ઈઝી છે, મારા માટે પણ ઈઝી છે કે હું રાપર બેઠા બેઠા હું બધું કન્ડક્ટ કરી શકીશ. ઇવન હું અમદાવાદ હતો પણ ત્યાંથી કન્ડક્ટ કરી શકીશ, રાઈટ? અને તમે નહીં માનો કે આ 10, આમ તો શું વીકલી હું રાપરથી અમદાવાદ જઉં છું ફેમિલી જોડે, પણ આપણે જ્યારથી પ્રોગ્રામ શરૂ થયો 10 દિવસથી એટલે હું અમદાવાદ, મેં કીધું આ ડેડિકેશન વિદ્યાર્થીઓ માટે છે. બધા વિદ્યાર્થી પાસ થઈ જાય, બરાબર, એટલે મારું વળતર મને મળી ગયું, બરાબર. એટલે દરેક વિદ્યાર્થીને બેસ્ટ ઓફ લક, કે હજુ પણ તમારી પાસે ઘણા દિવસો છે વાંચવાના. ઓલું કહેવાય ને કે હું તો એવું માનનારો છું કે સેકન્ડનું પણ હું વેલ્યુએશન કરું છું, કે ટાઈમનું મેનેજમેન્ટ તમે કરતા હોય, ટાઈમનું મેનેજમેન્ટ, હે ને? તો આ બહુ ખાસ શીખજો, બીકોઝ વી આર વેલ્યુ ઓફ મની. આપણે પૈસાનું મૂલ્ય કરીએ છીએ, બીકોઝ વી વેલ્યુ ધ મની, રાઈટ? વી ડીડન્ટ વેલ્યુ ધ ટાઈમ, કેમ કે આપણે એની વેલ્યુ નથી કરતા. તમે સેકન્ડ ગણો ને, ખાલી સેકન્ડ જસ્ટ, રાઈટ? તો સેકન્ડ પણ તમારે 86,400 સેકન્ડ થઈ છે 24 કલાકની. હવે 86,400 સેકન્ડ તમે ગણો છો, રાઈટ? આટલે આપણને પર ડે મળે છે ફ્રીમાં. ફ્રીમાં તો એટલા ના કહી શકાય, એનું વેલ્યુ આપણને ખબર છે કે એક શ્વાસ લેવાનું પણ વેલ્યુ કેટલું છે. ભગવાન સારા છે કે આપણી પાસે 1 સેકન્ડનો 1 રૂપિયો ચાર્જ નથી કરતા. જો કદાચ ભગવાન ચાર્જ લેવાનું શરૂ કરે તો સમજો કે તમને રોજના 86,400 રૂપિયા મળે છે રોજના. જો રૂપિયો એક વેલ્યુ ગણો ને, 1 સેકન્ડ 1 રૂપિયો વેલ્યુ, તો પણ, રાઈટ? તો અલ્ટિમેટલી એટલીસ્ટ તમે રૂપિયાના સંદર્ભમાં વિચારજો કે 86,400 રૂપિયા મને મળે છે, એના 50% પણ જો હું દિવસમાં કામ કરું, 50% એમ, તો ક્યાં પહોંચે એવું છે વિચારજો, રાઈટ? એટલે તમે ટાઈમનું વેલ્યુએશન કરતા હોય ને, તો હું કહું ને કે 12 કલાક મળે ને, તો 12 કલાકનો મારા પાસે હિસાબ હોવો જોઈએ કે 12 કલાકમાં મેં શું કર્યું. અને તમે નહીં માનો, ઘણા લોકો મને પૂછે છે તમે કઈ રીતે ભણ્યા, ઘણા લોકો કે એક્સટર્નલ ભણ્યા, ઘણા લોકો કે રેગ્યુલર ભણ્યા. હું એવું કહું છું કાયમ માટે
કે હું છે ને પાર્ટ ટાઈમ ભણ્યો છું ફૂલ ટાઈમ કોલેજમાં સ્કૂલમાં, રાઈટ, પણ હું પાર્ટ ટાઈમ ભણ્યો છું, 20% ભણ્યો છું, 80% કામ કર્યું છું. અને 80% કામ કર્યું એટલે ઘરની જવાબદારી માથે હોવા છતાં જે આપણી પાસે જે કામની જવાબદારી હોય છે, જેમ કે મારે ભણવાનું ચાલુ હતું, તો એ ભણવાનું ચાલુ રાખ્યું એનું કારણ હતું મારો ક્રેઝ હતો કે ગમે તેમ કરીને ભણવાનું તો પૂરું કરવું જ છે. તો તમારી પાસે પણ એક ગોલ છે કે નેટ સ્લેટ પાસ કર્યું. મને તો તમે અમારે એમકોમ પ્રોફેસર અમને કીધેલું કે પીએચડી કરો ને એના કરતા નેટ સ્લેટ પાસ કરી લેજો તો પહેલા નોકરી મળશે જલ્દી એમ. અને ખરેખર મેં એવું જ કર્યું, નેટ સ્લેટ પાસ કર્યા પછી નોકરી મેળવી પછી પીએચડી પૂરું કર્યું, રાઈટ. એટલે તમારી પાસે જીસેટ નો એક ઓપ્શન છે, બીજી અને પછી નેટ આવવાની જ છે, રાઈટ. એટલે મહેનત કરતા રહો, રાઈટ, અને એવી મહેનત કરો કે એક ધડાકે નહીં બીજા ધડાકે નીકળી જ જાવ એમ. જીસેટમાં કદાચ તમે ફેલ થાવ ને, આપણે ઈચ્છતા નથી કોઈ ફેલ થાય, પણ કદાચ ફેલ થઈ પણ જવાય ને તો બહુ ટેન્શન નહીં લેવાનું, આપણી પાસે બીજો ઓપ્શન છે જ નેટ, રાઈટ. એ સારામાં સારું છે. અને નેટ જેઆરએફ થઈ ગયા ને તમે કદાચ જેઆરએફ, તો મારા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હમણાં જીપીએસસી માં લાગ્યા છે, રાઈટ, એ બધા જેઆરએફ છે. તમને કહી દઉં, એ લોકો પહેલા નેટ જેઆરએફ જ પાસ કરી. કેમ ખબર છે કે નેટ જેઆરએફ તમે કરો તો કોઈ પણ યુનિવર્સિટીમાં તમે જેઆરએફ માં લાગી જાવ છો એઝ અ જુનિયર રિસર્ચ ફેલો તરીકે, રાઈટ. તમને યુનિવર્સિટી માંથી 31 કે 32,000 રૂપિયા તમને સ્ટાઇપેન્ડ મળે છે. તો એક બાજુ તમારું જેઆરએફ એટલે વન ટાઈપ ઓફ પીએચડી થયું તમારું, એ પીએચડી જ કહેવાય, બરાબર, ચાલુ થઈ ગયું એ, રાઈટ. તો 5 વર્ષમાં તમારું પીએચડી પૂરું થશે અને ત્યાં સુધી તમે બીજી કોઈ પણ તૈયારી કરવી છે ને તો તૈયારી કરી શકશો. ઇવન તમે યુનિવર્સિટીમાં લેક્ચર પણ લઈ શકશો. તો એઝ અ ટીચર તરીકે કામ કરો છો. તો ઇટ ઇઝ અ બેનિફિટ ઓફ ધ જેઆરએફ, રાઈટ. એટલે તમે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ સરસ મહેનત કરો, રાઈટ. અને એ જ અમારી આશા છે, પ્લીઝ. અને બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો મને પ્લીઝ જણાવો. થેન્ક યુ.